So, hello people, this is the channel CATV and in this video we are going to revise money laundering. ठीक है. So हमारे पास ये दो पर्टिकुलर PDF है. ये PDF हैंड रिटन है एंड ये PDF जो है वो प्रिंटेड है. तो इधर हम क्या करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे. ठीक है. इसको पढ़ने के बाद जो है, जब हमको लगेगा कि हमको यहाँ से पढ़ने के बाद हम स्पेसिफिक देखते जाएंगे कि ये सब चीज़ें कवर हो गई है कि नहीं हो गई है. जो चीज़ के बारे में हमें थोड़ा सा और अगर डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़ना हो या लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ना हो कि किस तरीके से इसको लिखा गया है, देन हम जो है ये पर्टिकुलर PDF की तरफ मूव करेंगे. अदरवाइज़ हम इसी PDF से जो है पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे. देन इसको कवर करने के बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे. तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो हम नहीं करेंगे, बट जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को हम इधर हम साथ ही साथ इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है फिर वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हम देख लेंगे. ठीक है. तो बिना किसी देर के अब हम स्टार्ट करते हैं. राइट. ओके. तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है पमला का. ये ऑब्जेक्टिव मई 13 में पूछा था फॉर 4 मार्क. तो ऑब्जेक्टिव क्या है या बोल सकते हैं एम क्या है, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग. ऑब्वियसली बात है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग और टू कन्फिस्केट प्रॉपर्टी. अब मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, एक तो रोकने के लिए, पर कभी हो गई है तो टू कन्फिस्केट प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग. जो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से डिराइव करी थी उसको कन्फिस्केट करना. तीसरा क्या है, टू पनिश द पर्सन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है. तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ट्रिपल P करके कि प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, टू प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करना अराइव फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग, टू पनिश पर्सन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है. चलो अब मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. तो मीनिंग देखो, एक तो जनरल मीनिंग होता है और एक मीनिंग जो है वो पमला 2002 की जो डेफिनेशन है, जो ये डेफिनेशन है इसमें देके रखा है. एक जनरल मीनिंग में क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो, मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट जस्ट द साइफनिंग ऑफ फंड बट इट इज़ द कन्वर्शन ऑफ मनी विच इज़ इलीगली ऑब्टेन. जो मनी आपने इलीगली ऑब्टेन करा है उसको कन्वर्ट करना. लॉन्ड्रिंग में जैसे कन्वर्ट होता है ना, डर्टी का अनडर्टी, डर्टी का क्लीन, तो वैसे मनी लॉन्ड्रिंग में जो इलीगल मनी आपने ऑब्टेन करा है वो डर्टी मनी है. ठीक है. उसको कन्वर्ट करोगे तो लॉन्ड्रिंग ING लग गया ना, तो एक प्रोसेस है. ठीक है ना. इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मनी विच इज़ इलीगली ऑब्टेन. तो जो इलीगली ऑब्टेन करा है उसको कन्वर्ट करना. ठीक है. तो मनी लॉन्ड्रिंग इज जस्ट नॉट अ साइफरिंग ऑफ फंड बट इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ मनी विच इज़ इलीगली ऑब्टेन. ठीक है. अब रही बात तो एरियाज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की, अगर हम बात करें कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्योंकि क्या बोला है, इलीगली ऑब्टेन्ड मनी को कन्वर्ट करना टू द क्लीन मनी, ये मनी लॉन्ड्रिंग होता है. एरियाज कैसे, जैसे इलीगली आर्म सेल आपने करा जिसमें संजय दत्त कॉट हुआ था, स्मगलिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें हैं. आती है बात कि क्या है, इट्स अ प्रोसेस. ING लग गया ना, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डर्टी मनी टू लेजिटिमेट मनी. ये जो भी अपन ने बात करी, ये साइफरिंग ऑफ फंड्स नहीं है, ये प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डर्टी मनी टू द लेजिटिमेट मनी. ठीक है. अब काय के लिए कर रहे हैं डर्टी मनी टू लेजिटिमेट मनी, टू डिस्गाइज द ओरिजिन, कि कहाँ से ये आया एक्चुअल में पैसा. देखो, एक्चुअल में पैसा तो गलत जगह से आया, बट हम उसको इतना क्लीन कर देंगे ताकि पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आया. तो टू डिस्गाइज द ओरिजिन. ठीक है. अब प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस में अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट होता है, लेयरिंग होता है, इंटीग्रेशन होता है. प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि इलीगल जो मनी है, इलीगल फंड है, वो इंट्रोड्यूस होता है फाइनेंशियल सिस्टम में. तो इलीगल फंड जो है फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुए. फिर आती बात लेयरिंग की. इलीगल फंड सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस हुए फाइनेंशियल सिस्टम में. लेयरिंग मतलब कि वाइट वॉशिंग, लॉन्ड्रिंग. तो कंटिन्यूस कन्वर्जन एंड मूवमेंट ऑफ फंड. तो सबसे पहले तो इलीगल फंड जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, फिर कंटिन्यूस कन्वर्जन मूवमेंट ऑफ फंड का के लिए टू डिस्गाइज द ओरिजिन. और जब एक बार वो क्लीन हो गया तो फंड इनसेपरेबली, अब उस फंड को आप मिक्स करो, इनसेपरेबली मिक्स विद द लेजिटिमेट मनी. तो आप उस फंड को इनसेपरेबली आप लेजिटिमेट मनी से मिक्स कर दो और इकोनॉमी की तरफ रीच करवा दो. अब कोई फियर बचा ही नहीं, क्योंकि लॉन्ड्रिंग इतनी अच्छी तरीके से हो गई कि अब कोई फियर बचा नहीं. इनसेपरेबली आप मिक्स कर दो इकोनॉमी जो है क्लीन मनी के साथ, और इकोनॉमी में आप पहुंचा दो एंड रीच टू इकोनॉमी. तो फंड इनसेपरेबली मिक्स विद द लेजिटिमेट मनी एंड रीच टू द इकोनॉमी. ठीक है. जब हमने पढ़ा जब प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, अ पर्सन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग इज गिल्टी. देखो, ये हमने मनी लॉन्ड्रिंग समझा. अब क्या है कि पर्सन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग इज गिल्टी. जो पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो वो गिल्टी है. 1 सेकेंड. तो पर्सन जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में वो गिल्टी है. ठीक है. पर्सन इन्वॉल्व जो है मनी लॉन्ड्रिंग में वो गिल्टी होता है. मई 13 में 4 मार्क का आया था. अब हम समझते क्या है कि पर्सन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग इज गिल्टी. पर्सन मतलब कौन, हूसोएवर. पर्सन मतलब हूसोएवर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली
क्या है, AKKA है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली AKKA अक्का है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का है। अटेम्प्ट टू इंडल्ज, नोइंगली पार्टी, नोइंगली असिस्ट या एक्चुअली इन्वॉल्व। द अटेम्प्ट टू इंडल्ज, नोइंगली पार्टी, नोइंगली असिस्ट, एक्चुअली इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हु से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू इंडल्ज, नोइंगली पार्टी, नोइंगली असिस्ट और एक्चुअली इन्वॉल्व है इन दी प्रोसेस और एक्टिविटी। किस में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का है, किस में अक्का है, इन दी प्रोसेस और एक्टिविटी। इन द प्रोसेस और एक्टिविटी, वो प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्ट विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। नॉर्मल प्रोसेस और एक्टिविटी नहीं है, वो प्रोसेस और एक्टिविटी जो कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। तो एनी पर्सन हूसोएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का है इन द प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इंक्लूडिंग ACPU, एक्विजिशन, कंसीलमेंट, पोजेशन, यूज और प्रोजेक्टिंग और टेंटिंग और प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एज अनटेंडेड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का है किसी प्रोसेस और एक्टिविटी में कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ क्राइम, इंक्लूडिंग ACPU और ये सेपरेट हो गया, और प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एज अनटेंडेड प्रॉपर्टी इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। अब समझो, पर्सन हूसोएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है अक्का में, कैसे भी वो अगर इंडल्ज है, किस में इंडल्ज है, कोई सी प्रोसेस और एक्टिविटी में कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वो प्रोसेस और एक्टिविटी जो कनेक्टेड है विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब पॉइंट ये समझने का है कि भैया ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है जो कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये क्राइम की प्रोसीड्स क्या होती है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या होता है, क्या इस एक्टिविटी में अगर आप कनेक्टेड हो तो आप गिल्टी मान लिए जाते हो मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या होता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब कैश डिराइव मत बोल देना, प्रोसीड्स डिराइव मत बोल देना, ऐसा बोलना प्रॉपर्टी डिराइव एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्राइम से प्रोसीड्स कमाना, क्रिमिनल एक्टिविटी से प्रॉपर्टी कमाना। तो प्रॉपर्टी डिराइव एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी और क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ऑफेंस, ठीक है। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस के रिस्पेक्ट में अब प्रॉपर्टी आपने डिराइव करी, अब प्रॉपर्टी इंडिया में डिराइव करी तो वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, और बाहर डिराइव करी तो सिमिलर प्रॉपर्टी अगर इंडिया में जो है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी इन इंडिया उसकी वैल्यू। अब वो जो वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी है वो तो तभी देखेंगे जब हमने एक्वायर करा उसको, ठीक है, जो हमने लिया तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो ये प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी मतलब कि प्रोसीड्स की मैं वैल्यू की अगर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना तो कैसे करें। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का अगर मतलब देखें तो प्रॉपर्टी मीन्स कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। इसमें क्या है, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, मूवेबल, इमूवेबल, ठीक है, इंक्लूडिंग डीड और इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग टाइटल और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी ऑफ एसेट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। तो एवरी डिस्क्रिप्शन वेदर कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, इंक्लूडिंग डीड, इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग टाइटल और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डीड एंड इंस्ट्रूमेंट भी अगर वो एविडेंस करता है कि मेरे पास टाइटल है तो वो डीड भी प्रॉपर्टी में शामिल है, ठीक है। तब देखो हमने क्या देखा, हूसोएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का इन प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हमने देखा कि वो जो प्रॉपर्टी डिराइव होती है फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीड्स फ्रॉम एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ऑफेंस, ठीक है। तो प्रॉपर्टी डिराइव करी, प्रॉपर्टी मतलब ये हमने समझा, ठीक है, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इंक्लूडिंग डीड, इंस्ट्रूमेंट। अब देखो यहाँ से हम तो शिफ्ट ही कर गए, हमारा जो डायरेक्शन हम शिफ्ट कर गए। Whosoever directly indirectly connected with proceeds of crime, including ACPU or projecting or claiming it as untainted property in any manner whatsoever। अब समझो, हमने बोला शेड्यूल्ड ऑफेंस, क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब है, शेड्यूल्ड ऑफेंस में 3 शेड्यूल है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और ऑफेंस अगर जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में आता है वो पार्ट बी में भी अगर वैल्यू ऑफ ऑफेंस मोर देन इक्वल टू 1 करोड़ है तो ऐसे केस में वो शेड्यूल्ड ऑफेंस मान लिया जाता है, ठीक है। चलो फिर हमको समझने की बात यह है कि कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जो वैल्यू कनेक्टेड है, तो क्या लिखा है, प्रोसेस एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अब क्या है कि प्रोसेस या एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अगर जो प्रोसेस और एक्टिविटी है कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो जो भी प्रोसेस और एक्टिविटी है कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ठीक है। जो एक्टिविटी जो कनेक्टेड है विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ये तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, एंड ये कंटिन्यू रहेगी टिल सच टाइम पर्सन इज इंजॉइंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम।
तो जो भी प्रोसेस और एक्टिविटी है कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है सबसे पहले तो, और ये तब तक कंटिन्यूस रहेगी, ठीक है, ये तब तक कंटिन्यूस रहेगी टिल सच टाइम पर्सन इज एंजॉइंग द प्रोसीड्स। जब तक तुमने, देखो एक तो प्रोसेस ऑफ क्राइम तुमने एक्वायर करी हो, तुम उसको एंजॉय कर रहे हो, तो जब तक तुम एंजॉय कर रहे हो तब तक ये प्रोसेस और एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। ये अमेंडमेंट था कि प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज कंटिन्यूस एक्टिविटी, ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है, एंड टिल सच टाइम एंड कंटिन्यू टिल सच टाइम पर्सन इज एंजॉइंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो देखो हमने पूरा समझ लिया कि मामला 2002 मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसेस ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग ACPU, ठीक है, एंड प्रोजेक्टिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। अ पर्सन whosoever directly indirectly attempt to indulge knowingly party actually involved in the process of money laundering shall be punished। अब देखो अभी अपन समझेंगे इसको क्या बोला है। सबसे पहले इसके पहले अब रिपोर्टिंग एंटिटी हमने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन भी पढ़ ली है, शेड्यूल्ड ऑफेंस की डेफिनेशन भी पढ़ ली है, जिसमें पार्ट बी का जो है ऑफेंस 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली है। पेमेंट सिस्टम की डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। देखो क्या है पेमेंट सिस्टम के पहले हम रिपोर्टिंग एंटिटी की बात कर लें। इधर रिपोर्टिंग एंटिटी की डेफिनेशन दे के रखी क्या नहीं दे के रखी। रिपोर्टिंग एंटिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्या है रिपोर्टिंग एंटिटी में 4 लोग आते हैं, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी और पर्सन डेजिग्नेटेड विद स्पेशल बिजनेस, पर्सन कैरिंग डेजिग्नेटेड बिजनेस, ठीक है। तब देखो बैंकिंग कंपनी में बैंकिंग कंपनी तो ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चिट फंड कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये तीनों आ जाते हैं। इंटरमीडियरी में सारे इंटरमीडियरी जो भी आपको याद है, ब्रोकर, एजेंट, बैंकर, ट्रस्टी, रजिस्ट्रार, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर। इनफैक्ट इंटरमीडियरी एसोसिएट विद द PFRDA, स्टॉक एक्सचेंज, अंडर राइटर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब आते हैं। पर्सन कैरिंग आउट द डेजिग्नेटेड बिजनेस इंपॉर्टेंट है। पर्सन कैरिंग आउट द डेजिग्नेटेड बिजनेस मतलब कि पर्सन किसी प्रीशियस मेटल या स्टोन में डील करता है और उसका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो होता है पर्सन कैरिंग आउट द डेजिग्नेटेड बिजनेस। अब समझो एक और क्वेश्चन है क्लाइंट। क्या बोल रहे हैं क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग एंटिटी से क्लाइंट डील करता है। क्लाइंट एक ज्यूरिडिकल पर्सन होता है, ठीक है। तो पर्सन हु इज इंगेज इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्टिविटी विद द रिपोर्टिंग एंटिटी, जो पर्सन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी करता है रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ, तो वो क्लाइंट है। इंक्लूडिंग, अब इसमें इंक्लूड वो भी लोग हैं जो किसी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो इंक्लूडिंग पर्सन ऑन हुज बिहाफ द पर्सन इंगेज इन द ट्रांजैक्शन एक्टिविटी, इंक्लूडिंग द पर्सन ऑन हुज बिहाफ, जिसके बिहाफ पर ये पर्सन इंगेज इन ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी, तो ये जो है क्लाइंट हो जाता है, और जिसके बिहाफ पे हम कर रहे हैं वो बेनिफिशियल ओनर हो जाता है। तो ये जुरिडिकल ओनर है, ये वो बेनिफिशियल ओनर है, जुडिशियल पर्सन है वो बेनिफिशियल पर्सन है। तो बेनिफिशियल पर्सन मतलब कि सिंपल सी बात है, जो कंट्रोल करता है जुरिडिकल ओनर को, तो पर्सन हु ओन्स एंड कंट्रोल द क्लाइंट, जिसका इफेक्टिव कंट्रोल है, जिसके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन ऑन हुज बिहाफ ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू बी कंडक्ट। फिर रिपोर्टिंग एंटिटी की हमने बात करी तो हमने पढ़ा पर्सन कैरिंग द डेजिग्नेटेड बिजनेस। अब पर्सन कैरिंग द डेजिग्नेटेड बिजनेस का मतलब क्या है, इधर मैंने आपको तो ये बता दिया कि पर्सन जो प्रीशियस मेटल में डील करता है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है। पर इसमें 3 लोग और आते हैं। सबसे पहले पर्सन इन्वॉल्व इन एक्टिविटी लाइक गेम ऑफ चांस, तो पर्सन किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे कि गेम ऑफ चांस में इन्वॉल्व है, तो वो रिपोर्टिंग एंटिटी हो जाती है। रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार हो जाते हैं। और रियल इस्टेट एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं शामिल है, रियल इस्टेट एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शामिल है। तो इस तरीके से जो है हमने रिपोर्टिंग एंटिटी में हमने ये समझा कि पर्सन कैरिंग आउट डेजिग्नेटेड बिजनेस का मतलब क्या है, ठीक है, कि पर्सन इन्वॉल्व इन एक्टिविटी लाइक गेम ऑफ चांस, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, रियल इस्टेट एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और अब इधर रियल इस्टेट एजेंट रजिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट वाले नहीं हैं, और डीलर डीलिंग इन प्रीशियस मेटल जिसका टर्नओवर 2 करोड़ उससे ज़्यादा है। आती बात पेमेंट सिस्टम की, तो चलो पेमेंट सिस्टम की डेफिनेशन काटो क्योंकि हम इधर से पढ़ने वाले हैं। पेमेंट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो इनेबल करता है पेमेंट। अब यार पेमेंट सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम जो पेमेंट इनेबल करता है। तो पेमेंट किस में इनेबल करता है, पेयर और बेनिफिशियरी के बीच में, पेयर एंड बेनिफिशियरी के बीच में। सिस्टम डेट इनेबल पेमेंट बिटवीन पेयर एंड बेनिफिशियरी। दूसरा सिस्टम जो इनेबल करता है, पेमेंट बिटवीन पेयर एंड बेनिफिशियरी, और सिस्टम जो इनेबल करता है क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, डेबिट कार्ड ऑपरेशन, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशन और मनी ट्रांसफर ऑपरेशन। तो सिस्टम जो इनेबल करता है पेमेंट, बिटवीन द पेयर एंड बेनिफिशियरी, तो ऐसा सिस्टम जो इनेबल करता है पेमेंट बिटवीन पेयर एंड बेनिफिशियरी, और साथ ही साथ वो सिस्टम है जो इनेबल करता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मनी मार्केट ऑपरेशन, मनी ट्रांसफर ऑपरेशन, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशन, ठीक है।
ये हमने समझा। पेमेंट सिस्टम डेफिनेशन मई 18 में आई थी, न्यू सिलेबस में 2 मार्क की, इसको भी हम इधर लिख लेते हैं। अब हम समझते हैं ऑफेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑफेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हमने इधर पढ़ा था, इधर जो हमने काटा था, ऑफेंस इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले समझो प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, हमने प्लेसमेंट लेयर इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, साथ ही साथ अब हम पढ़ रहे हैं ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो क्या बोला है, ऑफेंस में 2 तरीके के ऑफेंस है। सेक्शन 4 क्या बोलता है, हूसोएवर कमिट ऑफेंस इन मनी लॉन्ड्रिंग। हूसोएवर, जिसने भी ऑफेंस कराया मनी लॉन्ड्रिंग का, इधर उधर आ जाएगा, 3 से 7 साल की जेल हो जाएगी और साथ ही साथ फाइन लग जाएगा। पर अगर ऑफेंस इन्वॉल्व है ऑफ पैरा 2 पार्ट ए, तो इधर लिखा है मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड टू ऑफेंस। सबसे पहले बोला है हूसोएवर इन्वॉल्व इन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, इधर गिल्टी। पर अगर मनी लॉन्ड्रिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस, मनी लॉन्ड्रिंग है 3 से 7 साल का तो है, पर ऑफेंस ऐसा है जो कवर्ड इन पैरा 2 पार्ट ए में कवर है। तो पैरा 2 पार्ट ए में ऑफेंस कौन सा कवर्ड है, एनडीपीएस एक्ट, मतलब नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के रिस्पेक्ट में अगर ऑफेंस अदर उधर कवर है, जैसे कैसे 3 से 10 साल की जेल है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं कि 3 से 10 साल की जेल हो जाएगी और साथ ही साथ आपको फाइन भी लगेगा। अब जैसे कि कौन से ऑफेंस जो है एनडीपीएस एक्ट में कवर है, जैसे इम्बेजलमेंट ऑफ ओपिनियम है, गांजा जो आप इम्बेजल कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो नार्कोटिक ड्रग्स, ये सब आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि आप नार्कोटिक ड्रग्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब जैसे कि एक क्वेश्चन था कि पोजेशन ऑफ काउंटर फिटिंग 2000 रुपी नोट, जाली नोट छाप रहे हो। अब जाली नोट छाप रहे हो तो वो तो पैरा 2 पार्ट 1 में कवर है। पैरा 2 पार्ट 1, हमको क्या चाहिए, पैरा 2 पार्ट ए में जो कवर है, इधर जो है वो पैरा 1 में कवर है। ठीक है सिर्फ वो पैरा 1 में कवर है तो 3 से 7 साल तक की जेल है। मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस तो दोनों है, पर अगर वो ऑफेंस रिलेटेड टू एनडीपीएस एक्ट है तो 3 से 10 साल की जेल लग जाएगी। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर। समझो क्या बोला इसमें, वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर। क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, ये किसको करना है, ये रिपोर्टिंग एंटिटी को करना है। ये अभी अपन ने रिपोर्टिंग एंटिटी पढ़ा ना, ये रिपोर्टिंग एंटिटी को करने का है। अभी अपन पढ़ेंगे रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में, हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। इनको क्या करना पड़ता है कि रिपोर्टिंग एंटिटी को वेरीफाई करना पड़ता है, वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर। वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर, क्योंकि बहुत सारे धोखाधड़ी के मामले हो रहे हैं, तो क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर के रिस्पेक्ट में वेरीफाई करो आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी 4 तरीके से कर सकते हैं, आधार का ऑनलाइन वेरिफिकेशन, आधार से ऑनलाइन वेरिफिकेशन, आधार से ऑफलाइन वेरिफिकेशन, पासपोर्ट या अदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखे हैं। अब आधार से जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है ये बैंकिंग कंपनी कर सकती है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले जो है कंसल्ट करेगी UIDAI से, और कंसल्ट करने के बाद फिर बोलेगी आपको कि दूसरे लोग भी जो है वो भी आधार का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब क्या है, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है। अब देखो इन 4 में से किससे आपको वेरिफिकेशन करना है, ये रिपोर्टिंग एंटिटी डिसाइड नहीं करेगी, ये तो है जो बेनिफिशियल ओनर जो क्लाइंट है ना वही डिसाइड करेगा कि उसकी चॉइस पे कि उसको किस तरीके से अपना आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना है। तो वॉलंटरी चॉइस ऑफ क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर। और अगर चलो इसने ठीक है आधार चूज़ करा है, वो आधार के थ्रू अपना आइडेंटिटी बता रहा है, तो मेक श्योर कि उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आधार नंबर और कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए बैंकिंग कंपनी को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब एडिशनल सेफ गार्ड, और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी उनको लग रहा है कि सेफ गार्ड के रिस्पेक्ट में एडिशनल नॉर्म्स लेकर आने, तो वो नॉर्म्स लेकर आ सकती है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स और जो भी डिटेल्स आधार के रिस्पेक्ट में कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन और आधार नंबर वो जो है स्टोर नहीं करेगी। ये हमने पढ़ा कि आपको वेरीफाई करना पड़ता है आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट। अब वेरीफाई क्यों करना पड़ता है आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, क्योंकि बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। चलो अभी अपन देखते हैं साथ ही साथ कुछ चीज़ें और क्या क्या कंप्लाई करना पड़ता है। तो वेरीफाई करना पड़ता है आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, जो 11A आया है, नया सेक्शन आया है, वेरीफाई करना पड़ता है आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट। दूसरी चीज़, रिपोर्टिंग एंटिटी को क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर के रिस्पेक्ट में सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। रिपोर्टिंग एंटिटी क्लाइंट या बेनिफिशियल ओनर के रिस्पेक्ट में जो भी ट्रांजैक्शन है, सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं 5 साल के लिए। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जब ट्रांजैक्शन हुआ है उसके 5 साल तक के लिए रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। और कुछ ट्रांजैक्शन जो फर्निश करना है डायरेक्टर को, उसके रिस्पेक्ट में तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रखनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन इन क्लॉज बी। क्लॉज बी के अंदर वो ट्रांजैक्शन है जो फर्निश होने हैं डायरेक्टर को। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में रखनी पड़ती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, इसके रिस्पेक्ट में भी आपको जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है। ठीक है,
अब ये आपने इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में रखी है, और जो है ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स और जो ट्रांजैक्शन आप फर्निश करोगे डायरेक्टर को, डायरेक्टर मतलब कि ईडी को जो भी आप सबमिट करोगे, इसके रिस्पेक्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने जो कलेक्ट करके रखी है वो आपको फर्निश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डायरेक्टर जो है रिकॉर्ड कॉल कर सकता है, ईडी जो है ईडी को फर्निश कर रहे हैं, मतलब ईडी के पास पावर है रिकॉर्ड कॉल करने की, ईडी के पावर रिकॉर्ड कॉल करने की। जो रिकॉर्ड 11A में है वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, वो रिकॉर्ड 12 और 12AA 12AA अभी अपन पढ़ेंगे, इन्हेंस्ड ड्यू डिलीजेंस का कंसेप्ट है वो, और एक 12। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में जो है रिकॉर्ड्स कॉल कर सकती है। ठीक है, अब रिपोर्टिंग एंटिटी फर्निश करेगी इम्पोर्ट जो भी डिटेल्स है वो 12A में फर्निश करेगी। ठीक है, तो एक हुआ 11A, 12 और 12AA के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन ले सकती है। इंफॉर्मेशन ले सकती है कौन कौन से रिकॉर्ड्स जो अवेलेबल है, जो रिकॉर्ड्स रेफर्ड है 11, 12 और 12AA में, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगी। रिपोर्टिंग एंटिटी इसको इन्फॉर्मेशन देगी। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन दे रही है, इसका मतलब ये मत बोल देना कि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई, क्योंकि ये तो इधर लॉ बोल रहा है, तो कोई सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लगेगी। सेक्शन 14 बोलता है कि कोई सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लगेगी अगर आपने इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दी तो। अब देखो, अभी अपन क्या समझे कि सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, 5 साल तक के लिए रखने पड़ते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है, जैसे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, उस रिस्पेक्ट में जो ट्रांजैक्शन हमको रिपोर्टिंग एंटिटी में ले जाने हैं। साथ ही साथ हमको डिटेल्स जो मांगे डायरेक्टर, ईडी जो मांगे उसको फर्निश करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन। और ईडी क्या क्या मांग सकता है, रिकॉर्ड्स 11A, 12 और 12AA में। ठीक है, अब जो रिकॉर्ड है, अभी अपन ने समझा कि रिकॉर्ड रखना पड़ता है ट्रांजैक्शन का, तो रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन का वो तो रखना ही पड़ता है, साथ ही साथ रिकॉर्ड इनका भी रखना पड़ता है, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट जो हम बात कर चुके हैं, और साथ ही साथ AIB का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ए से क्या है, अकाउंट फाइल। अब AIB तो आप सबको पता है, तो ईजी हो जाएगा याद करने में। तो ए से अकाउंट फाइल है, आई से आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर है, और बी है बिजनेस करस्पॉन्डेंस। ये 3 चीज़ें आपको रखनी पड़ती है। अब समझो, ये जो रिकॉर्ड है ना, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, अकाउंट फाइल और बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ये जब आपका बिजनेस रिलेशनशिप एंड हो या अकाउंट क्लोज हो, दोनों में से कोई भी लेटर, बिजनेस रिलेशनशिप एंड हो या अकाउंट क्लोज हो, अकाउंट 1 तारीख को क्लोज हुआ है, बिजनेस रिलेशनशिप 3 तारीख को क्लोज हुई है, जो भी है, तो ऐसे केस में उस डेट से 5 साल तक आपको रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। अगर नहीं रखे तो क्या कर लोगे, नहीं रखोगे तो 10,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी है। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि कभी इन केस क्लाइंट बेनिफिशियल ओनर जो है अपना आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन किसी एक पर्टिकुलर मोड से नहीं करवा पा रहा है, पर वो दूसरे मोड से करवा पा रहा है, तो ऐसे केस में सर्विस डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, और वैसे भी बैंकिंग कंपनी स्पेसिफाई भी नहीं कर सकती, वो तो वॉलंटरी चॉइस है उनका। ओके, तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ऐसे आया था नवंबर 11 में, नवंबर 8 में, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे कि ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंकिंग कंपनी क्या है। तो सिंपल सी बात है, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्टिंग एंटिटी के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि यार एक तो आइडेंटिटी रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, और बाय रिपोर्टिंग एंटिटी रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि पीरियड कितने पीरियड तक हमको रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब चीज़ें हैं। तो ठीक है, पूरा हम अच्छे इंटेंस लेवल पे इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। अब देखो, इधर भी देखो, यही ऑब्लिगेशन है, ये फालतू का चीज़ें हैं, 10,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी हम इसको पढ़ चुके हैं। और प्रोविजंस फॉर अपील, अब अपील के प्रोविजंस है, इसमें तो अपील के प्रोविजंस डायरेक्ट लेकर आ गए हैं, अपील के प्रोविजंस ये डायरेक्ट लेकर आ गए हैं, पर अपील के प्रोविजंस नहीं लगता अभी एकदम से पढ़ना चाहिए, अभी तो हम ये पर्टिकुलर चीज़ें देख लेते हैं। अपील के प्रोविजंस पढ़ने के बाद अटैचमेंट पे चले गए, ओके चलो ठीक है, अभी हम इधर आते हैं। अब समझो, पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन, डायरेक्टर के पास पावर है। अभी जाए कौन डायरेक्टर है, ईडी की बात कर रहे हैं, ईडी की बात कर रहे हैं कि वो फाइन इम्पोज कर सकते हैं, तो फाइन इम्पोज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो डायरेक्टर ओन मोशन में, या तो एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी ऑफिसर या पर्सन। ठीक है, ओन मोशन में या तो उसको किसी ने एप्लीकेशन दी, अथॉरिटी ने, ऑफिसर ने, पर्सन ने, एओपी ने एप्लीकेशन दी, तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, मतलब जो डायरेक्टर है, वो इंक्वायरी कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के रिस्पेक्ट में इंक्वायरी कर सकता है, कि इंक्वायरी कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्लिगेशन विथ रिपोर्टिंग एंटिटी, कि भैया रिपोर्टिंग एंटिटी तुमने ऑब्लिगेशन को कंप्लाई करा कि नहीं करा, तुम्हारी जो ऑब्लिगेशन है जो हमने अभी पढ़ी, क्या रिकॉर्ड्स बनाना, पीरियड तक के लिए रखना, इतने पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन ऑफ, ये सब हमने जो पढ़ा, ये ऊपर भी लिख ली गई है कि ऑब्लिगेशन जो है वो क्या है। ठीक है, अब
इंक्वायरी करी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्लिगेशन का है, क्या इंक्वायरी करेंगे कि भैया तुम अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इंक्वायरी जो कर रहे हैं वो किसी भी स्टेज पे एट एनी स्टेज कर सकते हैं। इंक्वायरी क्या करेंगे, रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस। जब आपको लग रहा है, ठीक है, कि इंक्वायरी करने के दौरान, इंक्वायरी तो आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हो, और इंक्वायरी करने के दौरान एट एनी स्टेज रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस, अगर आपको लग रहा है क्या ये केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे केस में एज पर द ईडीज ओपिनियन, और ईडीज ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस है, और एज पर ईडीज ओपिनियन इट इज़ नेसेसरी टू गेट द रिकॉर्ड्स ऑडिटेड, तो वो सीए सिलेक्ट करेगा फ्रॉम द पैनल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की सीए की पैनल होगी, उसमें सीए सिलेक्ट करेगा और उनको बोलेगा कि भैया ऑडिट करवाओ। और ये जो एक्सपेंडिचर है, ये जो भी खर्चे हैं वो बॉर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे केस में जो एक्सपेंडिचर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्न करेगा। एक्सपेंडिचर कौन बॉर्न करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्न करेगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर बॉर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने क्या पढ़ा कि इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के दौरान अगर लग रहा है ड्यू टू नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस, ईडीज का ओपिनियन है इट इज़ नेसेसरी टू गेट द रिकॉर्ड्स ऑडिटेड। ईडी के पास ओपिनियन है, ईडी का ओपिनियन है कि इट इज़ नेसेसरी टू गेट द रिकॉर्ड्स ऑडिटेड, तो इट इज़ नेसेसरी टू गेट द रिकॉर्ड्स ऑडिटेड। तो ऐसे केस में ऑडिट करवाएगी ईडी। एक्सपेंडिचर कौन बॉर्न करेगा, ईडी बॉर्न करेगा? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्न करेगा, ना तो बैंकिंग कंपनी बॉर्न करेगी। तो एक्सपेंडिचर जो है ना तो रिपोर्टिंग एंटिटी बॉर्न करेगी, तो एक्सपेंडिचर जो है बॉर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ना तो रिपोर्टिंग एंटिटी बॉर्न करेगी, ना तो ईडी बॉर्न करेगी। और जो सीए सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द पैनल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने ऑडिट करा, ठीक है, ओके, ये हमने पढ़ा। और जो है इंक्वायरी के दौरान जो भी पूछताछ करे, तो रिपोर्टिंग क्या लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्लिगेशन के रिस्पेक्ट में हम इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी के दौरान हमको ऑडिट करवाने का मन हुआ तो हम ऑडिट भी करवा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल से सीए सिलेक्ट करेंगे और इनको ऑडिट करेंगे, उसके जो खर्चे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी करने के दौरान रिपोर्टिंग एंटिटी एम्प्लॉय या डायरेक्टर फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन। अगर वो फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन, अगर उन्होंने ऑब्लिगेशन के दौरान, इंक्वायरी करने के दौरान उन्होंने अगर उन्होंने कंप्लाई नहीं करी ऑब्लिगेशन, अगर ये पता चला, इंक्वायरी करी और इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी पता चला कि इन्होंने तो कंप्लाई ही नहीं करी है ऑब्लिगेशन, फेल टू कंप्लाई द ऑब्लिगेशन, तो ऐसे केस में जो है ईडी सबसे पहले एक तो ऑर्डर तो देगा, ठीक है, ऑर्डर तो देगा, ठीक है। अब जो है अब ऑर्डर तो देगा कि तुमने कंप्लाई नहीं करा प्रोविजन, ऑब्लिगेशंस जो है आपने कंप्लाई नहीं करी है, और ऐसे केस में सबसे पहले क्या कर सकता है वो मे इशू वार्निंग इन राइटिंग। सबसे पहले आपको वार्न करेगा कि भैया ऑब्लिगेशन क्यों नहीं कंप्लाई कर रहे हो, कंप्लाई करो, इशू वार्निंग इन राइटिंग। डायरेक्ट टू कंप्लाई इंस्ट्रक्शन, तो इशू वार्निंग इन राइटिंग, डायरेक्ट टू कंप्लाई इंस्ट्रक्शन, पहले वार्निंग दे दी, अब फिर बोला कि भैया कंप्लाई करो इंस्ट्रक्शन को। डायरेक्ट टू सेंड रिपोर्ट, वो डायरेक्शन दे सकता है कि भैया हमको रिपोर्ट सेंड करो कि जो भी तुम कर रहे हो, कि एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। जब आप रिपोर्ट सेंड करते हो किसी को तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, तो डायरेक्ट टू सेंड रिपोर्ट। और साथ ही साथ बाय ऑर्डर इम्पोज पेनल्टी 10,000 to 1 लाख, जो हमने बात करी थी, पर फेलियर। तो हम इसमें जो है हमारा क्या है कि एक तरीके से वार्निंग दे दी राइटिंग में, डायरेक्ट टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन, वार्निंग दे दी राइटिंग में, डायरेक्शन दे दिया टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन, टू डायरेक्ट टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन, ठीक। फिर डायरेक्ट टू सेंड रिपोर्ट, क्या आप हमें रिपोर्ट सेंड करो। फिर बाय ऑर्डर इम्पोज कर देगा पेनल्टी 10,000 से 1 लाख तक की, ये हमने बात कर ली। अब आती है बात इनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस की। इनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस सेक्शन 12AA। इनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस ये नया कंसेप्ट आया है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि इधर इसने प्रोविजंस ऑफ अपील डायरेक्ट चालू कर दिया, ठीक है। प्रोविजन रिगार्डिंग स्पेशल कोड, ये सब चीज़ें इन्होंने स्टार्ट कर दी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी रिकवरी, पर अगर हम देखें सिंस ये अमेंडमेंट आया है तो लास्ट में आरटीबी 2020 में ऐसे अमेंडमेंट की बात हुई है। तो अमेंडमेंट एक तो सेक्शन 8 में है और एक सेक्शन 11A, तो 11A की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। 11A की बात कर चुके हैं, मतलब ये वाला पॉइंट भी हमारा ओवर हो गया है। अब हम जो है रिलेवेंट कुछ सेक्शंस हमको देखने के हैं, पर इसके पर पहले हम जो है इनहेंस ड्यू डिलीजेंस की बात करें तो क्या बोला है कि रिपोर्टिंग एंटिटी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में, रिपोर्टिंग एंटिटी का अगर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन हो रहा है क्लाइंट या बेनिफिशियल ओनर से, तो सबसे पहले वो कंडीशन देखती है कि ये कंडीशन पूरी हो रही है क्या, ठीक है। तो या तो बोल सकते हैं कि अगर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन हो रहा है तो रिपोर्टिंग एंटिटी को ये चीज़ें करनी पड़ेगी,
ये हो गया अल्फा दे के रखा है, ये कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। और फिर देखिए बीटा, वो बीटा हम समझेंगे स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन कौन कौन से, तो मतलब कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग एंटिटी अगर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन कर रही है तो सबसे पहले फुलफिल द कंडीशन, अदरवाइज रिपोर्टिंग एंटिटी आपको अलाउ नहीं करेगी, अदरवाइज एंटिटी विल नॉट अलाउ सच टाइप ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन। तो क्या कंडीशन है, वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट। तो कंडीशन फुलफिल करने में क्या है, सबसे पहले वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट। तो सबसे पहले आप जो है क्लाइंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई करो। ठीक है, ओनरशिप एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट की ओनरशिप देखो, फाइनेंशियल पोजीशन देखो क्लाइंट का, ओनरशिप एंड फाइनेंशियल पोजीशन, आइडेंटिटी देखी, ओनरशिप एंड फाइनेंशियल पोजीशन देखा, सोर्स ऑफ फंड जो है पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फंड ऑफ क्लाइंट, तो आपने आइडेंटिटी देखी, ओनरशिप और फाइनेंशियल पोजीशन देखा, सोर्स ऑफ फंड ऑफ क्लाइंट, पर्पस ऑफ डूइंग द ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन करने का पर्पस क्या है, एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांजेक्शन पार्टीज, जो ट्रांजेक्शन पार्टीज है उनका नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, चार चीज़ें, वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करना, तो क्या बोला है, क्लाइंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करना। ठीक है, हमने वेरीफाई करी आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट। दूसरा, ओनरशिप एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ क्लाइंट, सोर्स ऑफ फंड एंड पर्पस ऑफ डूइंग ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, मतलब कि प्योर IFOS आपको देखना है। PU से क्या है, पर्पस ऑफ डूइंग द ट्रांजेक्शन। ठीक है, पर्पस ऑफ डूइंग सच ट्रांजेक्शन एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांजेक्शन पार्टीज। तो प्योर क्या हो गया, पर्पस ऑफ डूइंग ट्रांजेक्शन, RE से रिलेशनशिप हो गया, I से आइडेंटिटी हो गया, सोर्स ऑफ फंड ओनरशिप एंड फाइनेंशियल पोजीशन, S से सोर्स ऑफ फंड, I से आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, F से क्या है, अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन एंड ओनरशिप ऑफ फंड, और S से है सोर्स ऑफ फंड। तो इस तरीके से हमने जो है प्योर IFOS देखा। तो अगर देखा जाए तो ये कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, प्योर IFOS। तो PU से क्या है, पर्पस ऑफ द ट्रांजेक्शन, RE से नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांजेक्टिंग पार्टीज, I से आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, FO से फाइनेंशियल पोजीशन एंड ओनरशिप ऑफ क्लाइंट, S से सोर्स ऑफ फंड। ये सब चीज़ें देखने के बाद, ठीक, और ये सारी इन्फॉर्मेशन भी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से 5 साल तक के लिए आपको रखनी है। ये आपको देखना पड़ता है स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन कौन कौन से, कैश डिपॉजिट अगर विड्रॉ हो रहा है स्पेसिफाइड अमाउंट से तो कैश डिपॉजिट विड्रॉ की बात कर ली, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन की बात कर ली, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की बात कर ली, हाई वैल्यू इंपोर्ट, कैश डिपॉजिट, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू इंपोर्ट, हाई वैल्यू रेमिटेंस। ठीक है, एक तो कैश डिपॉजिट हो रहा है, लोकल की बात करें कैश डिपॉजिट, एक इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिट हो गया, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू इंपोर्ट और हाई रेमिटेंस। तो सिंपल सी बात है, हाई वैल्यू इंपोर्ट करोगे तो रेमिट तो करोगे, तो हाई वैल्यू इंपोर्ट, हाई वैल्यू रेमिटेंस, कैश डिपॉजिट और फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, साथ ही साथ अदर रिस्क ट्रांजेक्शन। इफ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन अंडरटेक फाउंड सस्पिशियस, क्या लिखा है, इफ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन जो अंडरटेक करे है वो सस्पिशियस निकल गए, फाउंड सस्पिशियस, जो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन करे हैं वो सस्पिशियस फाउंड हो गए हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आपने स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन करे हैं वो सस्पिशियस निकल गए। क्या बोला कि जो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन करे हैं, पहले तो एक तो ये है कि स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन करने से पहले आप ये सब चीज़ें देखते हो, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन की हमने बात कर ली, पर अगर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन हो गए हैं और वो सस्पिशियस निकले हैं बाद में, तो ऐसे केस में विजिलेंस बढ़ जाएगा, स्क्रूटनी बढ़ जाएगी। तो रिपोर्टिंग एंटिटी शेल इनहेंस द मॉनिटरिंग, बिजनेस रिलेशनशिप बढ़ा आपका, बिजनेस मॉनिटरिंग द बिजनेस रिलेशनशिप, आप बिजनेस रिलेशनशिप को मॉनिटर करोगे। ठीक है, और उनके ट्रांजेक्शन्स को जो है स्क्रूटनी करोगे, बिजनेस रिलेशनशिप को मॉनिटर करोगे, ये सब चीज़ें हम करेंगे। आती है बात इंपॉर्टेंट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ये अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो हमने बात कर ली ना, इसके बाद हम जो है कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे ताकि लगे कि यार चलो ठीक है, एक मोनोटोनस चीज़ नहीं लगे। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अब देखो अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट का मतलब होता है प्रोहिबिशन ऑफ, अटैचमेंट मतलब प्रोहिबिशन ऑफ क्या, DCT। ठीक है, डिस्पोजिशन ट्रांसफर कन्वर्जन, डिस्पोजिशन कन्वर्जन ट्रांसफर। ठीक है, तो आपको कैसे भी इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लिखना है तो CDT बोल दो। ठीक है,
तो ये प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्पोजिशन, ट्रांसफर, कन्वर्जन, मूवमेंट। चलो अब डिप्यूटी डायरेक्टर या उसके अभाव को, इधर असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं है, ठीक है, डिप्यूटी डायरेक्टर या उसके अभाव को अगर रीज़न टू बिलीव है, ठीक है, रीज़न टू बिलीव कैसे हुआ, कुछ मटेरियल उसके पोजीशन में था, ठीक है, कुछ मटेरियल उनके पोजीशन में था, उससे एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट हुआ। तो क्या बोला है कि डिप्यूटी डायरेक्टर या उसके अभाव को जब रीज़न टू बिलीव क्रिएट हो रहा है, रीज़न टू बिलीव इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि उसका मटेरियल इन पोजीशन है, रीज़न टू बिलीव पे स्टार मार्क करके रखा है, देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखो रीज़न टू बिलीव क्यों है, क्योंकि पर्सन, रीज़न टू बिलीव है दैट पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। रीज़न टू बिलीव क्या है, उसके पास कुछ मटेरियल इन पोजीशन है। अब मटेरियल इन पोजीशन से एक रीज़न टू बिलीव हो रहा है कि पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, पर्सन के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ठीक है, उसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हमको पता है प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है, रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस। अब देखो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लाइकली टू बी, और उसको लग रहा है कि पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड लाइकली टू बी CDT, वही कन्वर्जन, डिस्पोज, ट्रांसफर, मूवमेंट, विच लीड टू फ्रस्ट्रेट प्रोसीडिंग, और उसके कारण से फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा प्रोसीडिंग्स में, प्रोसीडिंग्स आगे नहीं हो पाएगी रिलेटिंग टू कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो विच लीड टू फ्रस्ट्रेट प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू कन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो विच लीड टू फ्रस्ट्रेट ऑफ प्रोसीडिंग्स, वो प्रोसीडिंग किसके रिलेट में, कन्फिस्केशन के रिलेट में। तो ऐसे केस में जब उसका एक रीज़न टू बिलीव होता है क्योंकि उसके पास कुछ मटेरियल इन पोजीशन है, ठीक है, कि रीज़न टू बिलीव है कि पर्सन इज इन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड लाइकली टू बी CDT, वो उसको मूव कर लेगा। उसके कारण क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन इन प्रोसीडिंग्स होगी रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू कन्फिस्केशन, फ्रस्ट्रेशन इन प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू कन्फिस्केशन, ठीक है। अब देखो तो ऐसे केस में क्या करेगा, वो अटैच कर देगा प्रॉपर्टी, 180 दिन के लिए प्रोविजनली अटैच कर देगा। और कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन ये है कि प्रॉपर्टी अटैच इमीडिएटली। देखो प्रॉपर्टी अटैच करेगा 180 दिन के लिए, उसके ऊपर @ देख रखा है, उस @ के ऊपर एक्सेप्शन है। तो पहले प्रॉपर्टी अटैच करेगा 180 दिन के लिए। अब समझो जब अटैचमेंट इन केस ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस है, अगर उसने शेड्यूल्ड ऑफेंस करा है, अटैचमेंट इन केस ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस, तो ऐसे केस में हम पहले रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे मजिस्ट्रार को। हमने मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी एंड कंप्लेंट फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट बाय पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस। तो देखो जो पर्सन ऑथराइज्ड है टू इन्वेस्टिगेट दी ऑफेंस, जो पर्सन ऑथराइज्ड है कि यार ये ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करेगा, उसको एक रीज़न टू बिलीव हो रहा है। डिप्यूटी डायरेक्टर को जब रीज़न टू बिलीव हुआ, एक उसने ऑर्डर दिया राइटिंग में, ठीक है, कि प्रोविजनली अटैच करना है प्रॉपर्टी को। पर राइटिंग में ऑर्डर देने से पहले अगर अटैचमेंट इन केस ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस है, ठीक है, प्रोविजनली अटैचमेंट इन केस ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस है, तो ऐसे केस में रिपोर्ट फॉरवर्ड होगी पहले मजिस्ट्रेट को कि हमको रीज़न टू बिलीव है, ये देखो रिपोर्ट। और कंप्लेंट फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट बाय पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस, जिसको इन्वेस्टिगेशन करने का ऑथराइजेशन है उसे जो है एक तो रिपोर्ट फॉरवर्ड होगी मजिस्ट्रेट को, वो कंप्लेंट फॉरवर्ड होगी मजिस्ट्रेट को। अगर बाय पर्सन कौन करेगा, बाय पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस, अटैचमेंट कर दिया प्रॉपर्टी का, ठीक है, बाय पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस, उन्होंने जो है अटैचमेंट कर दिया प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का अटैचमेंट 180 दिन के लिए क्या है, जिसमें एक्सक्लूड होगा स्टे पीरियड और 30 डेज आफ्टर द वेकेशन ऑफ स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर खत्म होने के 30 दिन तक, 30 दिन जो है वो भी एक्सक्लूड होंगे। अब समझो एक्सेप्शन ये है कि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को करने की जरूरत नहीं है बाय द पर्सन इन्वॉल्व्ड, पर्सन एंगेज इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अगर एक्सेप्शन क्या है, देने की जरूरत नहीं है अगर इट रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, उसको लग रहा है कि प्रॉपर्टी इमीडिएटली अटैच करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। जैसे कि इनमें रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर इशू करो और अटैचमेंट कर दो। अटैचमेंट करने के बाद आप एक रिपोर्ट, अटैचमेंट करने का एक रिपोर्ट और मटेरियल इन पोजीशन जिसके कारण आपको एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट हुआ, वो आप जो है कंप्लेंट के साथ ये फाइल कर दो 30 दिन के अंदर, और सील्ड एनवलप में ये सब चीज़ें दे देना कि कंप्लेंट है, रिपोर्ट है, कंप्लेंट है, मटेरियल इन पोजीशन है और रिपोर्ट है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आप दे देते हो। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में चेयरपर्सन और 2 मेंबर होते हैं। 2 मेंबर में वही पर्सन जिनको नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसमें, ठीक है।
तो अब इधर क्या बोला है कि फाइल कंप्लेन करो, 30 दिन में आप कंप्लेन फाइल करो। कंप्लेन के ऊपर लगे है डबल डॉट। कंप्लेन का क्या है, ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन। अब जैसे ही कंप्लेन रिसीव हुई, कंप्लेन मतलब कि कंप्लेन अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 और एप्लीकेशन कंप्लेन 5 की और एप्लीकेशन 17(4) और 18(10) की कंप्लेन फाइल करी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में चेयरपर्सन और 2 मेंबर है, ठीक है। अब जब उनको एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट हुआ, ठीक है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कंप्लेन रिसीव हुई और मटेरियल इन पोजीशन और रिपोर्ट भी रिसीव हुई, उसको एक रीज़न टू बिलीव हुआ कि पर्सन इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्राइम, पर्सन कमिटेड ऑफेंस और इन्वॉल्व इज इन प्रोसेस ऑफ क्राइम। तो ऐसे केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है शो कॉज नोटिस देती है 30 दिन के अंदर, ठीक है। शो कॉज नोटिस देती है 30 दिन के अंदर, और वो पर्सन को तो देती ही देती है। ऑल्सो शो कॉज नोटिस उन पर्सन को भी सर्व करेगा जिसके बिहाफ पे इसने प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है। तो ऑल्सो सर्व टू पर्सन ऑन हुज बिहाफ प्रॉपर्टी होल्ड बाय हिम, क्योंकि हम तो प्रोविजनली अटैच कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। हम तो प्रोविजनली अटैच कर रहे हैं ना प्रॉपर्टी। जब हमको क्या लगता है, हमको लग रहा है कि उसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ठीक है, जो उसको ट्रांसफर कर देगा विच रिजल्ट टू फ्रस्ट्रेशन इन दी कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स। तो जो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, इसमें प्रोसेस ऑफ क्राइम में आता है प्रॉपर्टी। प्रोसेस ऑफ क्राइम में अगर आप देखें प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी। अब वो जो प्रॉपर्टी है वो उसकी हो सकती है, वो या तो वो जो है किसी दूसरे के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है। तो अगर वो किसी दूसरे के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है तो शो कॉज नोटिस उसको भी जाएगा। ऑल्सो सर्व टू द पर्सन ऑन हुज बिहाफ प्रॉपर्टी होल्ड टू बाय हिम एंड ऑल्सो सर्व टू जॉइंट होल्डर। अगर जॉइंट होल्डर है उस प्रॉपर्टी के तो जॉइंट होल्डर दोनों को जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमने कर लिया, ये हमने बातें कर ली, ठीक है। अब समझो, अगर आपने प्रोविजनली अटैचमेंट करा, अब मैं सिर्फ प्रोविजनली अटैचमेंट की बात करूँ, जब प्रोविजनली अटैचमेंट का ऑर्डर पास होता है, ठीक है, प्रोविजनली अटैचमेंट करते हैं, राइट टू इंजॉयमेंट अफेक्ट नहीं होगा ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन हु क्लेम इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। उसका राइट टू इंजॉयमेंट अफेक्ट नहीं होगा ऑफ दोज इंटरेस्टेड पर्सन जिसने क्लेम करा है इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी कि मेरा उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, मैं जो है राइट ऑफ इंजॉयमेंट इधर खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब शो कॉज नोटिस हमने दिया, तो शो कॉज नोटिस में देके रखा है बीटा। शो कॉज नोटिस में देके रखा है बीटा। क्या बोलना चाह रहे हैं, शो कॉज नोटिस कॉलिंग, हम शो कॉज नोटिस दे रहे हैं टू इंडिकेट कि भैया हमको बताओ कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, ये एसेट क्या है, कौन सी एसेट है, ठीक है। और वाई योर प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ट्रीट एज प्रॉपर्टी डिराइव्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग, डिराइव्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो आपकी प्रॉपर्टी को क्यों नहीं ट्रीट करा जाए प्रॉपर्टी इन मनी लॉन्ड्रिंग, इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग या प्रॉपर्टी डिराइव्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। हम आपकी प्रॉपर्टी को क्यों नहीं ट्रीट करें, तो हमको वो बताओ, आपकी सोर्स ऑफ इनकम ये सब बताओ कि ये प्रॉपर्टी इतनी सारी आई कहाँ से, ठीक है। ये सब चीज़ें चलती है, ठीक है। ये सब चीज़ें जब चली, ठीक है, यहाँ पे डिप्यूटी डायरेक्टर जो है, अपन ने वापस रिकॉल कर लेते हैं कि वो डिप्यूटी डायरेक्टर को एक रीज़न टू बिलीव है। रीज़न टू बिलीव कैसे है, क्योंकि उसका मटेरियल इन पोजीशन है, तो वो राइटिंग में ऑर्डर देगा, प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर दे देगा 180 दिन के लिए, जिसमें एक्सेप्शन होते हैं स्टे पीरियड और 30 दिन आफ्टर द स्टे पीरियड। अटैचमेंट अगर करा है प्रॉपर्टी का, तो अटैचमेंट करते हो प्रॉपर्टी का, तो आप सबसे पहले तो ऑर्डर देने से पहले आप रिपोर्ट फॉरवर्ड करते हो मजिस्ट्रेट को, कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हो मजिस्ट्रेट को बाय पर्सन ऑथोराइज टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस। जो पर्सन जो ऑथराइज्ड है, जो पर्सन जो ऑथराइज्ड है टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस, ठीक है, वो कंप्लेंट करता है। फिर हमने बात करी कि अटैचमेंट कर दो प्रॉपर्टी का, पर इंजॉयमेंट अफेक्ट नहीं होगा, राइट टू इंजॉयमेंट अफेक्ट नहीं होगा ऑफ पर्सन हु क्लेम इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। चलो ठीक है, अटैचमेंट कर दिया, फिर एक कंप्लेंट फाइल करोगे। अटैचमेंट करने के बाद कंप्लेंट फाइल करोगे, मटेरियल इन पोजीशन के साथ जो है रिपोर्ट आप एक सील्ड एनवेलप में देकर जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दोगे, जिसके अंदर चेयरपर्सन और 2 मेंबर है। वो मेंबर, ठीक है, हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लाफा, उनको रीज़न टू बिलीव हो रहा है कि पर्सन हैज़ कमिटेड ऑफेंस, पर्सन इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ क्राइम, ये सब चीज़ें उसको लग रहा है, तो शो कॉज नोटिस देंगे। शो कॉज नोटिस देंगे, कॉलिंग करेंगे, कॉल करेंगे, भैया सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर्टी ये सब आप हमको बताओ, आपकी प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं ट्रीट करें। 30 दिन का शो कॉज नोटिस देंगे, 30 दिन में रिप्लाई करना है। अगर 20 ने रिप्लाई नहीं करा तो आगे बढ़ जाएगी बातें, वो अभी हम अगले पेज में देखेंगे। और अगर जो है प्रॉपर्टी किसी भी बिहाफ पे होल्ड कर रहे तो उसको भी जाएगी, प्रॉपर्टी जॉइंट होल्डर है तो उनको भी जाएगी। ये सब चीज़ें हमने देखी। अब समझो, अगर हमने जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने शो कॉज नोटिस भेजा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, उसने रिप्लाई किया उस नोटिस का, उसने रिप्लाई दिया, जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड थे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने सब कंसीडर करके, अगर एओ को लग रहा है दैट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, जो प्रॉपर्टी है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है,
तो ऐसे केस में जो अटैचमेंट करा है ना प्रोविजन, उसको कंफर्म कर देगी। कंफर्म अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 एंड रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड, कंफर्म कर देगी अटेंशन जो है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 एंड रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिकॉर्ड, ये हो जाएगा कंफर्म। अब देखो जैसे ही कंफर्म करा, अब समझो हम शो कॉज नोटिस से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं, और अपन ने ये भी पढ़ा कि शो कॉज नोटिस में जब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं तो जॉइंट होल्डर्स को भी देते हैं और जिसके बिहाफ पे होल्ड करे उनको भी देते हैं। अब सी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एक पर्सन को और देते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू पर्सन हु क्लेम फॉर प्रॉपर्टी टू प्रूव प्रॉपर्टी नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उस पर्सन को भी देते हैं जो क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी में, मतलब इंटरेस्टेड पर्सन हु क्लेम फॉर सच प्रॉपर्टी, ये प्रूव करने के लिए कि प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो इसको भी देते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। अब कंफर्म कर दिया अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 या रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड सीज्ड ऑफ फ्रोजन अंडर सेक्शन 17 और 18, तो रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड सीज फ्रोजन अंडर सेक्शन 17-18 और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड सीज्ड ऑफ फ्रोजन अंडर सेक्शन 17-18। कंफर्म करने के बाद जो है, अब जैसे ही अटैचमेंट कंफर्म करा, अब जो ईडी है डायरेक्ट ऑफिसर वो पोजीशन ले लेगा। अभी तो सिर्फ प्रोविजनली अटैचमेंट करा था, ठीक है, अभी तो सिर्फ प्रोविजनली अटैचमेंट करा था, और प्रोविजनली अटैचमेंट के रिस्पेक्ट में भी जो है डायरेक्ट मतलब ईडी ने प्रोविजनली अटैचमेंट करा था। अब जो ईडी है वो जब अटैचमेंट कंफर्म हो गया है पोजीशन ले लो, ठीक है, पोजीशन ले लो, ठीक है, तो पोजीशन ले सकते हो तो ठीक है, कभी नहीं ले पा रहे हो मतलब कि प्रॉपर्टी उस लायक ही नहीं कि पोजीशन ले, तो ऐसे केस में जो कन्फिस्केशन ऑर्डर आएगा ना उसका इफेक्ट वो ही रहेगा जैसे कि पोजीशन ले लिया गया है, ठीक है। तो अब देखो कंफर्म करवा लिया, अटैचमेंट कर दी प्रॉपर्टी का। अब वेयर अपॉन क्या लिखा हुआ है कि वेयर ऑन सच अटैचमेंट रिटेंशन या फ्रीजिंग ऑफ सीज्ड और फ्रोजन प्रॉपर्टी, ये जो अटैचमेंट है ना रिटेंशन जो फ्रीजिंग ऑफ सीज्ड ऑफ फ्रोजन प्रॉपर्टी वो कंटिन्यू रहेगी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अब वो अटैचमेंट कंटिन्यू रहेगा क्योंकि अटैचमेंट अब हो गया है कंफर्म, ठीक है, अटैचमेंट हो गया है कंफर्म, या हम बोल सकते हैं कि कंफर्म हो गया रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंफर्म हो गया है कि रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसे केस में ये अब कंफर्म हो गया है तो ये कंटिन्यू रहेगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन टिल 365 डेज, मतलब कि आगे वो 365 दिन तक के लिए कंटिन्यू रहेगा, और जब तक पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग जब तक पेंडिंग है तब तक। अब वही 365 में एक्सक्लूड है स्टे पीरियड, ठीक है, इसमें स्टे पीरियड एक्सक्लूड है वो 30 डेज वाला कंसेप्ट इधर नहीं है। अब कंफर्म कर दिया, अब जो है अटैचमेंट जो है आगे और कंटिन्यू है, ठीक है, क्योंकि ट्रायल चल रहा है स्पेशल कोर्ट में, और अब ये अटैचमेंट फाइनल हो जाएगा आफ्टर कन्फिस्केशन ऑर्डर। तो अटैचमेंट करा प्रोविजनल, अटैचमेंट करा कंफर्म, अटैचमेंट करा फाइनल आफ्टर कन्फिस्केशन ऑर्डर। अब जैसे ही कन्फिस्केशन ऑर्डर पास हुआ, मतलब कि ट्रायल चल रहा था ना, क्योंकि अटैचमेंट कंफर्म कर दिया मतलब ट्रायल चल रहा है, और टिल द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स चलेगा इन्वेस्टिगेशन ट्रायल, ठीक है। सो अब बिकम फाइनल आफ्टर कन्फिस्केशन ऑर्डर, और वो फाइनल हो गया आफ्टर कन्फिस्केशन ऑर्डर, ठीक है। वो अटैचमेंट जो है वो पहले प्रोविजन था, कंफर्म हुआ, फाइनल हो गया आफ्टर कन्फिस्केशन ऑर्डर। कन्फिस्केशन ऑर्डर के ऊपर एट द रेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कन्फिस्केशन ऑर्डर के रिस्पेक्ट में कि आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, जैसे ही ट्रायल कंक्लूड हुआ, स्पेशल कोर्ट पास कन्फिस्केशन ऑर्डर। तो इधर लिख लेते हैं आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, जैसे ही ट्रायल कंक्लूड हुआ स्पेशल कोर्ट तो कन्फिस्केशन ऑर्डर दे देगी। अब कि भैया ट्रायल कंक्लूड कर दिया है, ट्रायल हो गया है, स्पेशल कोर्ट ने फाइंड किया है कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो भैया कन्फिस्केशन ऑर्डर पास कर देगी वो। तो क्या बोला है कि आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल स्पेशल कोर्ट फाइंड करता है कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, प्रॉपर्टी यूज है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो ऐसे केस में कन्फिस्केशन ऑर्डर पास कर देगी, ठीक है। पर अगर ये फाइंड करते हैं कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है कन्फिस्केशन ऑर्डर में, तब तो ऐसे केस में रिलीज ऑर्डर पास कर देगी कि भैया जो प्रॉपर्टी आपने कंफर्म करके रखी थी, जो आपने प्रॉपर्टी अपने पास रख के रखी थी, कंफर्मेशन के बाद जो डायरेक्टर ने अपने पोजीशन में ले ली उसको रिलीज़ कर दो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो कन्फिस्केशन ऑर्डर, पर इसमें हाउएवर पे एक स्टार है कि हाउएवर अगर जो है प्रॉपर्टी, इसमें एक हाउएवर का पॉइंट है, वो भी हम उसको देखेंगे, और अगर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में तब तो रिलीज ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। पर प्रॉपर्टी अगर कन्फिस्केट कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट टू सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप में चले जाएगा फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, क्योंकि हैशटैग लिखा हुआ है ना,
वो हैश वो है कि प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाएगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस। पर हाउएवर में एक पॉइंट है, वो पॉइंट हम समझेंगे, ठीक है। अब ये है ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। अब मेरे को बताओ कि कभी ट्रायल इनकम्प्लीट हो रहा है, ट्रायल इनकम्प्लीट है क्योंकि एक्यूज्ड पर्सन की जिसके रिस्पेक्ट में ट्रायल चल रहा है उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब एक्यूज्ड डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो या तो उसकी डेथ हो गई या तो वो डिक्लेयर हो गया है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो ऐसे केस में स्पेशल कोर्ट पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर अकॉर्डिंगली। अगर उसकी डेथ हो गई है या जो है पर्सन डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो ऐसे केस में स्पेशल ऑर्डर जो है पास, स्पेशल कोर्ट ऑर्डर पास करेगी अपने हिसाब से अप्रोप्रिएटली, ठीक है। ये हमने बात करी। हमको समझना ये है कि जब प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर भी हाउएवर क्यों बोल के रखा है, फिर भी हाउएवर क्यों बोल के रखा है, समझते हैं। हाउएवर स्पेशल कोर्ट बोल सकती है रिस्टोरेशन का, मतलब कि प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेकर रखी है, फिर भी जो है रिस्टोरेशन का बोल सकती है, रिस्टोरेशन का बोल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कब बोल सकती है, अपने साथ पेन पेपर लेके बैठना, कब बोल सकती है, जब क्लेमेंट हैविंग लेजिटिमेट इंटरेस्ट, क्लेमेंट ने गुड फेथ में काम किया था, क्लेमेंट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी और उसने सफ़र करा है क्वान्टिफाइबल लॉस। अगर क्लेमेंट अच्छा आदमी, ठीक है, अगर क्लेमेंट हैविंग लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, क्लेमेंट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी के अंदर, क्लेमेंट सफर अ क्वान्टिफाइबल लॉस, तो ऐसे केस में जो है ड्यू टू ऑफेंस इन मनी लॉन्ड्रिंग, तो ऐसे केस में जो है, ठीक है, रिस्टोर कर देंगे प्रॉपर्टी। और ये जो क्लेम है कि उसका लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लिखो कि क्लेमेंट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, उसको क्वान्टिफाइबल लॉस हुआ है, तो ऐसे केस में रिस्टोर कर देंगे प्रॉपर्टी। अब ये जो क्लेम है, ये क्लेम कैन बी कंसिडर ड्यूरिंग ट्रायल और आफ्टर द ट्रायल, मतलब कि कन्फर्मेशन के बाद मतलब कन्फर्मेशन ऑफ अटैचमेंट, उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, तो ड्यूरिंग ट्रायल और आफ्टर द ट्रायल, ठीक है। अब ये जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, क्लेमेंट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, मतलब यही है कि पर्सन एक्ट इन गुड फेथ एंड टेक ऑल द प्रिकॉशन, उसने गुड फेथ में एक्ट करा, सारे प्रिकॉशन उसने लिए हैं। और जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में हैश पढ़ा था, वो तो यही है कि सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, राइट टाइटल है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, वो वेस्ट हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्री फ्रॉम इनकम्प्रेंसेस। ये सब चीज़ें हमने देखी, ठीक है, ये सब पॉइंट्स हमने देखे, ठीक। ये एक बड़ा पोर्शन था जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अभी हम उसके क्वेश्चन भी देखेंगे। अब आती है बात प्रोविजंस ऑफ अपील्स की। अब जो है हम समझते हैं अब अपील्स के रिस्पेक्ट में क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर हम देखते हैं और इससे हम ये चीज़ें समझ लेंगे। क्या लिखा हुआ है कि अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ AA टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 45 डेज अकम्पनिंग बाय सच फी एज मे प्रिस्क्राइब। तो जो AA ऑर्डर करा, तो यही है AA ऑर्डर करा है, AA ऑर्डर कर रहा है पर्सन के रिस्पेक्ट में, तो अपील कर दो 45 दिन में, अपीलेट ट्रिब्यूनल कन्फर्म मॉडिफाई या सेटिस्फाइड कर देगी। तो अब समझो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर कौन सा दे रही है, वही अटैचमेंट का ऑर्डर अपन ने उधर पढ़ा है कि AA ऑर्डर देती है। 45 दिन में आप ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ। अब ट्रिब्यूनल जो है वो कंफर्म मॉडिफाई सेटिस्फाइड कर देगी, तो वही लिखा हुआ है मे कंडोन द डिले, 45 दिन को कंडोन कर दे सकती है, कंफर्म मॉडिफाई या सेटिस्फाइड कर देगी वो ऑर्डर को। अपील अगेंस्ट द AT में भी फाइल इन हाई कोर्ट, 60 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट में फाइल कर दो, तो यही लिखा हुआ था कि ठीक है, इधर भी लिखा हुआ है कि अपील जो है आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो 60 डेज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 60 डेज। और अपील ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में कंडेन द डिले और टू फर्दर 60 डेज। अब क्या लिखा हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग डज नॉट मीन साइफनिंग ऑफ फंड्स बट ऑल्सो मीन्स कन्वर्जन ऑफ मनी। तो हमने जो पहले ही पॉइंट में देखा था कि मनी क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ मनी, वो इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करती है, तो कन्वर्जन ऑफ मनी, क्योंकि लॉन्ड्रिंग है कंटिन्यूस एक्टिविटी है, कन्वर्जन ऑफ मनी विच इज़ इलीगली ऑब्टेन्ड इन बाय प्लेसिंग द फंड्स इनटू फाइनेंशियल सिस्टम, और प्लेस कर देंगे फंड्स इनटू फाइनेंशियल सिस्टम। अब कुछ स्पेशल कोर्ट के रिस्पेक्ट में प्रोविजंस है, पर हम इसमें और समझ लेते हैं। देखो, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आया, अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आया तो ऑर्डर क्या आएगा, अभी अपन ने तो सिर्फ कंफर्मेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ा ना। अगर उसने कंफर्म कर दिया अटैचमेंट तो ये एग्रीड हो जाएगा, अगर उसने अटैचमेंट को कंफर्म नहीं करा तो डायरेक्टर एग्रीड हो जाएगा, क्योंकि उसने प्रोविजनली अटैचमेंट करा है। तो ऐसे केस में अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर देंगे, ठीक है। अब समझो, जब डायरेक्टर रिपोर्टिंग एंटिटी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर इशू करता है, जो हमने देखा था, जिसमें वो वार्निंग देगा, इंस्ट्रक्शन देगा जो कंप्लाई करना है, रिपोर्ट सेंड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, डायरेक्ट करेगा टू सेंड रिपोर्ट, ऑर्डर से पेनल्टी लगा देगा 10,000 से 1 लाख तक की। तो वो जो चीज़ें हमने पढ़ी,
ठीक है, जब वो ऑब्लिगेशंस के रिस्पेक्ट में इंक्वायरी कर रहा है, उसने ऑर्डर पास किया, तो रिपोर्टिंग एंटिटी अगर एग्रीड है तो वो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकती है। ठीक है, 45 दिन में चले जाना, दोनों 45 दिन में चले जाना, वो एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल केस को निपटाएंगे। कंफर्म मॉडिफाई सेट असाइड कर सकती है ऑर्डर को, 6 महीने में निपटा देगी। वही ऑब्वियस सी बात है जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के रिस्पेक्ट में है कि वो रेगुलेट करती है, उनके ओन प्रोसीजर है, उनके पास सिविल कोर्ट की पावर है, वो बेंच में परफॉर्म करते हैं, डिसीजन मेजॉरिटी के बेसिस पे लिए जाते हैं। और अगर डिसीजन में इक्वालिटी आ रही है तो चेयरपर्सन जो है या तो वो खुद उस पॉइंट, चेयरपर्सन को पॉइंट रेफर करते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में, या तो वो खुद हियर करेगा या तो वो अदर मेंबर्स को रेफर कर देगा। ठीक है, और फिर मेजॉरिटी डिसाइड होगी किस तरीके से, जिसने पहले हर्ट करा है और जिसने अब हर्ट करा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज़ें अपीलेट ट्रिब्यूनल में होती हैं। और असिस्टेंस, एक चीज़ ये भी थी कि पर्सन अगर अपील कर रहा है अपीलेट ट्रिब्यूनल में तो असिस्टेंस ले सकते हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, का असिस्टेंस ले सकते हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का असिस्टेंस ले सकते हैं। अब देखो रही बात है स्पेशल कोर्ट, तो स्पेशल कोर्ट के रिस्पेक्ट में अपनी बात हुई थी कि स्पेशल कोर्ट, अपनी बात कहाँ हुई थी स्पेशल कोर्ट की, जब वो अटैचमेंट कंफर्म हो जाता है और स्पेशल कोर्ट फिर ट्रायल चालू कर लेता है। और फिर जो है स्पेशल कोर्ट के बाद अपन आगे भी करेंगे। स्पेशल कोर्ट पे अगर अपील करी है तो उसके अपील उसके ऑर्डर से एग्रीड हो तो भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेशल कोर्ट, ये प्रोविजन रिगार्डिंग स्पेशल कोर्ट समझते हैं, फिर हम ये पॉइंट्स बचे हुए देखेंगे। क्या बोल रहे हैं प्रोविजन रिगार्डिंग स्पेशल कोर्ट? स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट इज द अथॉरिटी टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ओके, देखो ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस तभी लेगा जब डायरेक्टर जो है उनके पास एप्लीकेशन लेकर आएंगे। ठीक है, तब जाके वो कॉग्निजेंस मानेगा। द स्पेशल कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अनलेस अ कंप्लेंट इन राइटिंग बाय डायरेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर ऑथराइज इन राइटिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर। तो अगर उसके पास डायरेक्टर आए, ठीक है, या तो डायरेक्टर आए या तो गवर्नमेंट ऑफिसर आए, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो ऑथराइज इन राइटिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आएगा स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लेंगे। ठीक है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये सब चीज़ें रहती है कि स्पेशल कोर्ट किसी को ऑफेंस को कब मानता है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस मतलब कब मानेंगे ऑफेंस को। ठीक, पर स्पेशल कोर्ट के रिस्पेक्ट में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट करके रखा है सेशंस कोर्ट को एज स्पेशल कोर्ट, तो सेशंस कोर्ट को ही नोटिफिकेशन से स्पेशल कोर्ट बना दिया। और जो है सेशन कोर्ट मतलब क्या, मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, एक तो मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो एज पर द स्पेशल कोर्ट जो है बाय नोटिफिकेशन बना देंगे। जुरिसडिक्शन जो है वो नोटिफिकेशन में दे के रखा है। अब जब भी डेजिग्नेट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तो कंसल्ट तो करेंगे ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। किससे करा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट, क्योंकि स्पेशल कोर्ट के ऊपर कौन है? हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ही आप वो कर लो, चीफ जस्टिस से ही आप जो है कंसल्ट करो, तब जाके जो है आप डेजिग्नेट कर सकते हो सेशंस कोर्ट को एक हाई कोर्ट या ऐसा स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट कंडक्ट ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 4 और साथ ही साथ ट्रायल ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस दोनों साथ ही साथ कर सकती है। पर अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो स्पेशल कोर्ट कैन ऑल्सो कंडक्ट ट्रायल ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस, पर ऐसे केस में उसको पहले कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। बट फर्स्ट स्पेशल कोर्ट टेक कॉग्निजेंस, और कॉग्निजेंस तभी होगा जब डायरेक्टर या सेंट्रल या गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर उसको कंप्लेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आप सेक्शन 4 के रिस्पेक्ट में भी ऑफेंस जो है, ऑफेंस इन्वॉल्व मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्पेक्ट में भी जो है ट्रायल कर सकते हैं और कॉग्निजेंस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। इफ ऑर्गेनाइजेशन टेकन बाय अनदर कोर्ट, इफ कॉग्निजेंस, अगर देखो स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, अगर कॉग्निजेंस टेकन बाय अनदर कोर्ट देन ऑन एन एप्लीकेशन टू सच कोर्ट, अगर कॉग्निजेंस दूसरी कोर्ट ने लेकर रखा है तो हम उनको एप्लीकेशन देंगे कि ये केस आप स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दो। तो इफ कॉग्निजेंस टेकन बाय अनदर कोर्ट देन ऑन एन एप्लीकेशन टू सच कोर्ट, केस ट्रांसफर टू द स्पेशल कोर्ट, केस स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। स्पेशल कोर्ट फिर डील करेगा उस केस फ्रॉम द केस इन दैट केस, जिस केस पे ट्रांसफर, जिस स्टेज पे ट्रांसफर हुआ है उस स्टेज से ही उसको डील करेगा। ऑफेंस ट्रायबल है बाय स्पेशल कोर्ट, ऑफेंस ट्रायबल है बाय स्पेशल कोर्ट ऑफ एन एरिया वेयर ऑफेंस इज कमिटेड, जिस एरिया में ऑफेंस कमिट हुआ है उस एरिया के स्पेशल कोर्ट में जो है ऑफेंस ट्रायबल होगा। और आफ्टर ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ट्रायल हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो, पता चला कि कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं, जैसे कि भाई जैसे कन्फर्मेशन के दौरान ट्रायल चालू होता है और कन्फिस्केशन ऑर्डर पास नहीं करा,
तो वैसे ही ट्रायल चालू हुआ और पता चला कि कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं, आफ्टर ट्रायल के बाद ये पता चला कि कोई ऑफेंस ही नहीं हुआ है, देन सेड अथॉरिटी सबमिट अ क्लोजर रिपोर्ट बिफोर स्पेशल कोर्ट। तो ऐसे सेड अथॉरिटी जो है वे क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करेगी स्पेशल कोर्ट को कि देखो सर सब कुछ सही हो गया है, क्लोज हो गई है चीज़ें। फिर जो हमने बात करी है ये है कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस की। इसमें क्या बोल के रखा है कि एनी पर्सन अगर एक्यूज है ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस का ये पर्सन एक्यूज है, a person is accused of cognizable offense and ठीक है, अगर पर्सन एक्यूज ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस और पनिशेबल है फॉर मोर देन 3 ईयर, ठीक है, क्योंकि पर्सन एक्यूज है ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड पनिशेबल है फॉर मोर देन 3 ईयर, क्योंकि 3 साल से अगर कम होता तो ऑब्वियस सी बात है उसको तो अरेस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि 3 साल से कम होता तो पमला में तो अरेस्ट ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि 3 से 7 साल तक की जेल है, 3 से 10 साल तक की जेल है, तो 3 से साल से कम होगा तो अरेस्ट ही नहीं करेंगे। तो देखो पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड अरेस्ट ऑफ सच पर्सन फॉर मोर देन 3 ईयर अंडर पार्ट ए, तो ऐसे केस में उसको बेल और बॉन्ड पर रिलीज कर सकते हैं। वो अरेस्ट हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस से, कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल, फिर भी उसको बेल और बॉन्ड पर रिलीज कर सकते हैं, अनलेस बेल और बॉन्ड पर रिलीज कर सकते हैं अनलेस सबसे पहले आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी टू अपोज सच एप्लीकेशन, उसको बेल और बॉन्ड पर रिलीज कर सकते हैं। अगर उसके पास एप्लीकेशन है बेल की तो उसको बेल और बॉन्ड पर रिलीज कर सकते हैं, पर सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आपको इस एप्लीकेशन पे विरोध करना है क्या, अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपको इस पर कुछ बोलने का है क्या, आपको उस पर कुछ विरोध करने का है क्या, तो बताओ। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज करेगा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज करा और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर भी सेटिस्फाई होता है क्या ये पर्सन गिल्टी नहीं है और ही विल नॉट कमिट एनी ऑफेंस, ही विल नॉट कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन बेल, कि पर्सन गिल्टी नहीं है, जबरदस्ती का अरेस्टेड है ये पर्सन, ही द सच पर्सन इज नॉट गिल्टी। उसने जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज भी करा, फिर भी स्पेशल कोर्ट को लग रहा है कि पर्सन इज नॉट गिल्टी और नीदर ही विल कमिट एनी ऑफेंस, जब इसको रिलीज करेंगे तो ऐसे केस में जो है बेल और बॉन्ड पर रिलीज कर सकते हैं। पर उसका एक्सेप्शन ये है कि एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन तो इसका एक्सेप्शन है कि आप अपॉर्चुनिटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दोगे ही नहीं जब 16 साल का पर्सन हो, वुमेन है, सिक या इन्फर्म है, इफ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट तो 16, तो इफ अ पर्सन इज 16 ईयर्स ओल्ड, वुमेन पर्सन इज वुमेन, सिक या इन्फर्म पर्सन, तो अगर उस केस में तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तो आप अपॉर्चुनिटी दोगे नहीं है। अगर स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करा है तो डायरेक्टली आप जो है इसको ले जाओगे, डायरेक्टली आप जो है बेल मिल जाएगी। अब साथ ही साथ हम समझे कि 16 ईयर्स ओल्ड वुमेन, सिक और इन्फॉर्म, ये सब हमने इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में भी पढ़ा था। एक नई चीज़ है कि पर्सन एक्यूज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ लेस देन 1 करोड़, लेस देन 1 करोड़ का एक मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है, ओन या अलॉन्ग विद द को एक्यूज, लेस देन 1 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है। तो पर्सन एक्यूज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ लेस देन 1 करोड़ ऑफ इट्स ओन और अलॉन्ग विद को एक्यूज, तो मनी लॉन्ड्रिंग छोटी ही मनी लॉन्ड्रिंग है, लेस देन 1 करोड़ है, वो खुद से करा हो या किसी के साथ मिलकर करा हो, इसको भी बेल और बॉन्ड पे रिलीज कर सकते हैं, उसमें भी अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। तो ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है अंडर सेक्शन 4, उस स्पेशल कोर्ट वो कॉग्निजेंस तभी लेगा जब डायरेक्टर या गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो कंप्लेंट करेंगे, वो जो हमने पढ़ लिया है। अब बाद में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं और 3 पेज में, अगले 3 पेज में क्वेश्चन हो जाएगा, ये अपना कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर ही हो जाएगा। नेचर ऑफ ऑफेंस की हमने बात कर ली है, ठीक। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की भी हमने बात कर ली है, इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ फाइन, अब इंपॉर्टेंट आएगा फाइन रिकवरी, ये भी हम देखेंगे, पनिशमेंट ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे, एंड प्रोसीजर टू कलेक्ट एविडेंस, ये भी हमको देखने का है। और सेक्शन 8 जो हमने पढ़ा था इन्वेस्टिगेशन पीरियड, वो 365 दिन तक और बढ़ जाएगा, तो वो सब चीज़ें ठीक है, ये हमने पढ़ लिए है, ये अमेंडमेंट सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब हमको जो है कुछ 2-3 चीज़ें देखनी है छोटी छोटी सी। सबसे पहले एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्री, इधर देख के रखा है क्या, प्रोसीजर टू कलेक्ट एविडेंस इफ एविडेंस इज अवेलेबल इन अ फॉरेन कंट्री कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, तो ऐसे केस में अगर फॉरेन कंट्री में अगर कोई सा एविडेंस रखा है तब हम क्या करेंगे। सी, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया के साथ ये जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, काई के लिए, पमला के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है फॉर इन्फोर्समेंट सच टाइप ऑफ प्रोविजन आउटसाइड इंडिया। जैसे विजय माल्या बाहर चले गया, तब विजय माल्या बाहर चले गया तो भैया अगर पमला के प्रोविजन अगर बाहर उसके कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो भैया ठीक है, तो ये प्रोविजन उधर भी इन्फोर्स हो जाएंगे। तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट कर लो जहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस,
ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकती है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस। तो या ऐसे कॉन्टैक्ट में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी कि भैया अगर विजय माल्या उस कंट्री में गया है तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाएगी। या इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस रिलेटेड टू ऑफेंस, तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस रिलेटेड टू ऑफेंस, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है। इन्फोर्समेंट तो होगा ही होगा प्रोविजन आउटसाइड इंडिया, पर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि हम एविडेंस कैसे कलेक्ट करेंगे, जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या उसके अबव की रैंक को, ठीक है, एप्लीकेशन के दौरान, ठीक है, सॉरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या उसका अबव, जो लिखा हुआ ना डॉट और उसका अबव, तो ऐसे ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या उसका अबव, उसको एक रीज़न टू बिलीव होता है दैट एनी एविडेंस इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन मे बी अवेलेबल एट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो उसको लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान क्या इसके रिस्पेक्ट में जो एविडेंस है ना वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में अवेलेबल है, तो एप्लीकेशन देगा। भाई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं देगा, वो स्पेशल कोर्ट में एप्लीकेशन देगा। अगर स्पेशल कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा इस पर्टिकुलर मैनर में, जो मैनर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। तो एक कोर्ट दूसरे कोर्ट से बात करेगा, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के कोर्ट से बात करेगा, ठीक है, और रिक्वेस्ट करेगा। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहा है तो जहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप इस फैक्ट्स को एग्जामिन कर लीजिए, प्लीज़ आप ये स्टेप्स ले लीजिए। तो एग्जामिन द फैक्ट कि हमारे पास ये फैक्ट है, ठीक है, प्लीज़ इसको एग्जामिन कर लीजिए। टेक स्टेप स्पेसिफाइड इन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप ये स्टेप्स ले लीजिए। ये फैक्ट्स को एग्जामिन करने के बाद अगर आपको लग रहा है फैक्ट सब सही है तो प्लीज़ ये स्टेप्स ले लीजिए। एंड फॉरवर्ड ऑल एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, फॉर ऑल एविडेंस, ठीक है, आप हमको ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये फैक्ट को एग्जामिन कर लीजिए, ये स्टेप्स ले लीजिए और आप फॉरवर्ड कर लीजिए, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड हम बोल सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड कैसे? फैक्ट एफ से, एस टी से स्टेप्स और फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड। तो इधर एफ ए का मतलब होता है कि आप फैक्ट को एग्जामिन करनी चाहिए, एस टी से प्लीज टेक स्टेप्स एज पर स्पेसिफाइड इन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, और फॉरवर्ड से फॉरवर्ड ऑल एविडेंसेस, ठीक है। अब ये कभी उल्टा हो तो कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ऐसा नहीं कि कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगी, नहीं। कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एप्लीकेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड करेगी स्पेशल कोर्ट को, स्पेशल कोर्ट फॉरवर्ड करेगा इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो रिवर्ट में जो है थोड़ा सा लंबा है टाइम है, ठीक है। चलो ये हमने बात कर ली। अब ये हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट था। आखिरी के 2 सेक्शन छोटे छोटे, ठीक है, ये भी हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अभी आप समझ गए ना, अब आप देखना इसको समझना। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एनी सुपीरियर, वो हमने देखा ही था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या सुपीरियर में प्लेस टू रिक्वेस्ट टू स्पेशल कोड अगर सेटिस्फाई होता है दैट द एविडेंस रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन में इशू, अगर सेटिस्फाई होता है तो मैं इशू लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट in the contracting state to deal with such request and to forward the required evidence after examining the fact and circumstances। क्या आप इसको एग्जामिन कर लीजिए और फॉरवर्ड कर दीजिए सारे एविडेंसेस। पर इसमें थोड़ा सा कम देकर रखा है, इसमें बची हुई चीज़ें नहीं देकर रखी, वो हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब आती बात वेक्सेशियस सर्च, सेक्शन 62 आता है। तो देखो अब कुछ भी नहीं बचा है इस PDF के अकॉर्डिंग, तो कुछ भी नहीं बचा है। अब पनिशमेंट ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन अभी हम वो देखेंगे, और रिकवरी ऑफ फाइन पेनल्टी अब कुछ भी नहीं है। पर अभी हम इसके कुछ पॉइंट्स वो देखते हैं। वेक्सेशियस सर्च, जब अथॉरिटी और ऑफिसर, ठीक है, बिना किसी रीज़न के अगर किसी को सर्च पे लेकर किसी को अरेस्ट कर लिया, तो ऐसे केस में उनको 50,000 तक की पेनल्टी हो, 2 साल तक का फाइन है। मतलब वेक्सेशियस सर्च, जबरदस्ती का सर्च। अथॉरिटी और ऑफिसर बिना किसी रीज़न के अरेस्ट कर रहे पर्सन को, बिना किसी रीज़न के जो है सर्च कर रहे हैं, तो ऐसे केस में 50,000 तक का फाइन और 2 साल तक का जेल। अब एक ये है कि किसी पर्सन से जब इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जैसे कि एक तो हो गया कि फर्जीवाड़ा है सर्च में, सर्च जो है इलीगल है वेक्सेशियस है, पर सर्च इलीगल है। अब एविडेंस फॉरवर्ड नहीं करे, एविडेंस आपने फॉरवर्ड नहीं करे, तो विलफुली गिविंग फॉल्स एविडेंस। देखो एविडेंस अगर आपने फॉरवर्ड नहीं करे या फॉरवर्ड करे पर फॉल्स करे, 2 चीज़ें हैं कि सर्च सही है पर या तो फॉरवर्ड नहीं करे या फॉल्स करे। तो सबसे पहले अगर उसने फॉल्स करे तो 50,000 से 2 साल सेम, क्या आपने फॉल्स कर दिया 50,000 से 2 साल। पर अगर आपने फॉरवर्ड नहीं करे, नहीं ठीक है, अगर आपने रिफ्यूज़ कर दिया टू आंसर क्वेश्चन, मेरे को क्वेश्चन पर आंसर ही नहीं करना है, रिफ्यूज़ टू साइन स्टेटमेंट, मेरे को स्टेटमेंट साइन ही नहीं करना है,
रिफ्यूज़ टू समन, मैं आऊँगा ही नहीं। रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस बुक्स, तो क्या लिखा हुआ है, इसका हम बोल सकते हैं बुक्स। तो बी से है टू प्रोड्यूस बुक्स, उसने बुक्स प्रोड्यूस नहीं करे। क्यू से है क्वेश्चन, ठीक है, तो टू आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा है। फिर एस से स्टेटमेंट साइन नहीं कर रहा, समझ पे नहीं आ रहा है। गलत देना ज़्यादा सीवियर होता है नहीं देने से। तो रिफ्यूज़ कर देना, तो प्रोड्यूस, हम बुक्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। रिफ्यूज़ कर देना कि आंसर नहीं करना क्वेश्चन पे, रिफ्यूज़ करना स्टेटमेंट पे साइन नहीं करना, रिफ्यूज़ करना कि मैं समझ पे नहीं आ रहा हूँ, तो बी क्यू एस एस। तो फाइन 500 से 10,000 तक की फॉर ईच सच फेलियर। ओके, अब लास्ट सेकंड इनफैक्ट, कि जो आप बोल रहे हो ना कि फ़ाइन लगा देंगे और इधर भी फ़ाइन लगा देंगे, और नीचे का पॉइंट तो पढ़ा ही नहीं। नीचे पे क्या है कि ओके वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और अब जो भी फ़ाइन है, अब फ़ाइन लगा दिया, अब इसकी रिकवरी होगी। फ़ाइन की रिकवरी होगी तब जब पे नहीं करा है 6 महीने में, तो डायरेक्टर ऑथराइज ऑफिसर रिकवरी करता है पर्सन से अगर फाइन और पेनल्टी पे नहीं करी 6 महीने में। और उनके पास सारे पावर से, जैसे टैक्स रिकवरिंग ऑफिसर को पावर है, ठीक है, और रिकवरी सारे पावर है जैसे टैक्स रिकवरिंग ऑफिसर को पावर है। वो किस तरीके से रिकवरी करेगा वो शेड्यूल 2 में मैनर दे के रखा है, वो शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। तो दे के रखा है शेड्यूल 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सारे पावर्स ऑफ टैक्स रिकवरी ऑफिसर इनके पास है, वो जो है इसकी रिकवरी करेंगे। तो रिकवरी करेंगे ऐसे जैसे टैक्स रिकवरी ऑफिसर है, और मैनर वो रहेगा जो शेड्यूल 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में दे के रखा है। अब आखिरी पॉइंट है, इसके तो सारे क्वेश्चन हमारे हो गए, 50 से 5,000 से 10,000 ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अगर प्रॉपर्टी अटैच करी है, और चलो क्या बोला है कि अगर आपने प्रॉपर्टी अटैच करी है अंडर सेक्शन 8, ठीक है, अटैचमेंट करी है अंडर सेक्शन 8, अब अपील, आपने अपील फाइल करी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आप अपील कर सकते हो 45 दिन के अंदर, तो अपील एट अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रीफर करी, नहीं अपील करा तो ठीक है, अपील करा प्रीफर करी, और पर्सन जो है या तो मर गया है या पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है अपील के पहले, बिफोर अपील कंक्लूजन के पहले, देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर वो कंटिन्यू करेगा अपील, ठीक है, वही कंटिन्यू करेगा। वो वैसे ही हाई कोर्ट के लिए है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर जो है, जो जिनको रिसीव होगी चीज़ें, वो कंटिन्यू या प्रीफर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम। पमला ओवरराइड करता है ऑल अदर लॉज पे, मतलब कि पमला ओवरराइड करता है ऑल अदर लॉज, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ और बोल के रखा है, पमला में और कुछ और बोल के रखा है, तो पमला ओवरराइड करता है। अब सेक्शन 70 है कि पर्सन इंचार्ज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, क्या बोला है, पर्सन इंचार्ज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था। ऐसा है कि अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन करा है तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रावेंशन जो पर्सन इंचार्ज थे वो भी लायबल हो जाएंगे। पर अगर वो पर्सन इंचार्ज लायबल नहीं होंगे अगर उसको पता चला कि कॉन्ट्रावेंशन जो है विदाउट हिज नॉलेज, ठीक है, या कॉन्ट्रावेंशन हुआ है आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलीजेंस, एक तो इसके नॉलेज में नहीं था और मैंने तो ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करा था, ठीक है, तो विदाउट हिज नॉलेज कि कॉन्ट्रावेंशन जो हुआ है विदाउट हिज नॉलेज, इफ़ यू प्रूव दैट द कॉन्ट्रावेंशन टुक प्लेस विदाउट हिज नॉलेज, और या तो उसने अपना एक्सरसाइज करा ड्यू डिलीजेंस फिर भी ऐसा हो गया, तो ठीक है, फिर लायबल नहीं होंगे। और साथ ही साथ कंपनी तो उन्हें कॉन्ट्रावेंशन किया है तो वो तो लायबल होंगे ही होंगे, तो ये कुछ इतना रिलेवेंट पोर्शन नहीं है। तो इस तरीके से हमने जो है पमला के प्रोविजन सारे पढ़ लिए हैं फटाफट 1 घंटे 12 मिनट में। अब जो है ना इसके रिस्पेक्ट में हम फटाफट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने उसमें कट करके रखे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अगर आप नोट्स में देखोगे ना तो नोट्स में ऐसा लिख के भी रखा है कि यार देखो इसमें इस अटैम्प्ट से क्वेश्चन आया है, इस अटैम्प्ट से क्वेश्चन आया है, जैसे कि यहाँ तक के अगर मैंने करे थे तो देखो नवंबर 13 में क्वेश्चन आया है, मई 19 में क्वेश्चन आया है, तो ये सब चीज़ें लिख के रखिए, ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा। हम जो है कुछ क्वेश्चंस और फर्दर देखते हैं। देखो हमारे पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस है एंड देन हम जो है हमारे पास नोट्स भी है। अब हम जो है समझते हैं कि किस तरीके से हमको जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इस टाइप की चीज़ हमने पढ़ के रखी है कि नहीं पढ़ के रखी है, ठीक है। चलो, मिस्टर बी ने फ्लैट परचेस किया आउट ऑफ प्रोसीड अर्न बाय ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग पैरा 2 पार्ट है। चलो, तो बी ने फ्लैट परचेस किया ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रोसीड से, फ्लैट वॉज अटैच बाय द डायरेक्टर, उसको अटैच कर लिया, अटैच कर लिया सेक्शन 5 में घुस जाओ, अटैच कर लिया है सेक्शन 5 में घुस जाओ, डायरेक्टर ने अटैच कर लिया क्योंकि उसको रीजन टू बिलीव होगा तो अटैच कर दिया। मिस्टर बी गॉट द स्टे फ्रॉम द हाई कोर्ट, द स्टे वॉज सब्सिक्वेंटली वेकेटेड, वेकेटेड के बाद भी 30 दिन तक आप जो है वो अटैचमेंट का पीरियड ओमिट रहता है।
स्टेट द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। अब हमको जो है कंप्यूट द पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट इंक्लूडिंग एक्सटेंशन इफ एनी विद अ सी सन ऑफ मिस्टर बी। क्या वो ऑक्यूपाई कर सकता है फ्लैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट? क्या वो ऑक्यूपाई कर सकता है बी का सन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट? तो सबसे पहले हमको तो बताना क्या है, क्या बताना है, कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट। तो पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट है तो ये तो ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट का, ठीक है। तो पूरा का पूरा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, पूरा का पूरा सीन एक्सप्लेन कर दिया सेक्शन 5 का कि अटैचमेंट होगा प्रॉपर्टी को, ये डिप्यूटी डायरेक्टर या उसके अबव का होना चाहिए, कि रीज़न टू बिलीव है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो लाइकली टू बी CDT कंसील डिलीवर ट्रांसफर जो भी है। 180 दिन के लिए अटैचमेंट होगा, वो स्टे पीरियड ऑफ हाई कोर्ट एंड फॉर द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, जब स्टे पीरियड आपका खत्म हो जाए, ये सब है। अब वेदर मिस्टर बी सन ऑफ मिस्टर सी सन ऑफ मिस्टर बी क्या वो ऑक्यूपाई कर सकता है फ्लैट? तो क्या लिखा हुआ है, दिस सेक्शन शैल नॉट प्रिवेंट पर्सन इंटरेस्टेड इन द इंजॉयमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सन जो इंटरेस्टेड है इन द इंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इसको प्रिवेंट नहीं करा है, ठीक है। पर्सन interested in relation to any immovable property include all person claiming or entitled to claim any interest in the property। तो right to enjoyment affect नहीं होता of interested person who claim interest in such property। तो Mr. C son of Mr. B can occupy the flat during the period of provisional attachment। इसको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा नवंबर 19 न्यू सिलेबस 6 मार्क का, ठीक है। ये काटो क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, मिस्टर के यूज्ड कार फॉर स्मगलिंग कैश। कार यूज करी है कैश स्मगल करने के लिए। लो, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। ओके भी फंस गया। एंड द स्पेशल कोर्ट फाउंड ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल दैट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाज कमिटेड बाय द के। द कार वाज अंडर हाइपोथिकेशन टू नेशनलाइज बैंक। अब जब आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल तो कन्फिस्केशन ऑर्डर पास होता है और कार वॉज अंडर हाइपोथिकेशन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ फॉर्मूला एग्जामिन कार कैन बी कन्फिस्केटेड डिस्पाइट ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। कार को कन्फिस्केट कर सकते हैं क्या? तो आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल प्रॉपर्टी तो कन्फिस्केट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये आ गया कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ठीक है। इट शैल बाय ऑर्डर दैट सच प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। अगर ये कंक्लूजन होता है कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, यूज्ड है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो ऐसे केस में एज पर सेक्शन 9 ऑफ फॉर्मूला वेयर एन ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन हैज़ बीन मेड ऑल द राइट्स एंड टाइटल इन सच प्रॉपर्टी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाएंगे फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, राइट। इधर केस में, इस केस में भी देखें तो एक्स यूज कार फॉर स्मगलिंग कैश, ठीक है। तो कार फॉर स्मगलिंग कैश स्पेशल कोर्ट ने फाउंड करा आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल दैट ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वॉज कमिटेड बाय के, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग तो के ने करा है, तो कार वॉज अंदर हाइपोथिकेटेड टू अ नेशनलाइज बैंक, तो ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस है। इसको भी हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स वॉज फाउंड, 1 सेकेंड, ये कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पे हम ये ठीक है इधर मार्क कर दिया। मिस्टर एक्स वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बाय बीइंग इन्वॉल्वड इन द एक्टिविटी कनेक्ट विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। वो इन्वॉल्व था, पर्सन इन्वॉल्व डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है। Adjudicating authority as per the findings confirmed that attachment was of property and order for investigation. The investigation was initiated by AA on 1st February। तो क्या हुआ कि कंफर्मेशन ऑर्डर आ गया, ठीक है। प्रोविजनल अटैचमेंट था, इन्वेस्टिगेशन कंफर्म हुआ, इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट बाय AA on 1st Feb। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वॉज स्टिल टू बी कंटिन्यूड बाय 31 जनवरी 2020। तो 1st Feb से 31 जनवरी तो कंटिन्यू रहेगा ना फॉर 365 डेज, ठीक है। 365 डेज तक कंटिन्यू रहेगा। तो इन्यूमरेट द गिवन सिचुएशन, तो वही इसमें कि वैलिड रहता है ना कि एडजुडिकेटिंग एज पर 8(3) वेदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि प्रॉपर्टी डिसाइड कर लिया है कि कंफर्म कर लिया है कि प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो कंफर्म कर दिया है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो पीरियड ऑफ अटैचमेंट जो अगर हम देखें तो कंटिन्यू ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 365 डेज, और ठीक है, या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग्स है और द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है।
पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बिफोर अ कोर्ट और अंडर करस्पॉन्डिंग लॉज इन अदर कंट्री, क्योंकि दूसरी कंट्री के साथ भी जो है हमारा वो है, दूसरी कंट्री के साथ भी हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे भी अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो ठीक है। और बिकम फाइनल, ये जो कन्फिस्केशन, ये जो अटैचमेंट है, जो अटैचमेंट कंफर्म करा है, बिकम फाइनल आफ्टर ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन इज पास। क्या बोला है, वेयर अपॉन सच अटैचमेंट, डिटेंशन और फ्रीजिंग ऑफ सीज ऑफ फ्रोजन प्रॉपर्टी ए कंटिन्यू ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जो अटैचमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और फाइनल हो जाएगा आफ्टर कन्फिस्केशन ऑर्डर, मतलब फाइनल हो जाएगा अटैचमेंट आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। ठीक है, 365 दिन के लिए वो पीरियड ऑफ स्टे हटा देते हैं। इन्वेस्टिगेशन स्टेट बाय कोर्ट अंडर इन लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू बी कंटिन्यू बाय 31 जनवरी 2020 इज वैलिड। ठीक है, वो तो वैलिड है एज 365 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो इतना कुछ खास नहीं था, ये तो हमने सब पढ़ के रखा था। फिर कुछ क्वेश्चन ये वापस काटे हुए हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतने करने की ज़रूरत इनको नहीं है। ओके, अब ये वापस कुछ क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं इनको। क्या लिखा हुआ है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर पमला इशूड एन ऑर्डर अटैचिंग सर्टन प्रॉपर्टी। तो अटैच कर दी सर्टन प्रॉपर्टी, इशू करा ऑर्डर अटैचिंग सर्टन प्रॉपर्टी ऑफ XYZ एलिज इन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और स्पेसिफाइड पीरियड, कंपनी एग्री बाय द ऑर्डर। अब वो अटैचमेंट करा ना, अटैचमेंट ऑर्डर। तो देखो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अपॉइंटेड अंडर द पमला इशूड एन ऑर्डर अटैचिंग सर्टन प्रॉपर्टीज। ठीक है, इशूड करो ऑर्डर अटैचिंग सर्टन प्रॉपर्टीज, कंपनी एग्रीड हो गई, कंपनी एग्रीड हो गई बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब जब कंपनी एग्रीड हो गई क्योंकि इसने कंफर्म कर दिया अटैचमेंट, तो ऐसे केस में सीक योर एडवाइस द रेमेडी अवेलेबल। क्या रेमेडी अवेलेबल है, अपील करो, यही रेमेडी अवेलेबल है कि अपील करो। तो देखो, जब एग्रीड अपन ने पढ़ा था कि अगर ऑर्डर दिया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, तो अगर कंफर्मेशन ऑर्डर और प्रोविजनली अटैचमेंट ऑर्डर, ठीक है, तो अगर कंपनी एग्रीड है तो फाइल कर सकते हैं अपील। इधर भी लिखा हुआ है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड द पमला अपॉइंटेड अंडर पमला इशूड एन ऑर्डर अटैचिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ SVG एलिज टू बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, कंपनी एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सीक योर एडवाइस। उसको आपसे एडवाइस चाहिए अबाउट द रेमेडी, ये भी रेमेडी पूछ रहा है। फिर फर्दर रिलीफ अवेलेबल टू द कंपनी टू रिकवर द अटैच प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, नॉर्मल चीज़ें रेमेडी पूछ रहे हैं। तो यही हमने पढ़ा था कि सेक्शन 26 ऑफ पमला, हमने सेक्शन स्पेसिफिक नहीं पढ़ा, बट राइट तो है पर्सन का अपील करने का। पर्सन एग्रीव्ड है बाय द AA ऑर्डर, तो अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल को 45 दिन के अंदर। ठीक है, वो कंफर्म मॉडिफाई सेट असाइड कर देगी और कंडोन भी कर सकती है डिले, ये कंफर्म मॉडिफाई सेट असाइड। और ठीक है, अगर सफिशिएंट कॉज है फॉर नॉट फाइलिंग इन 45 डेज, फिर आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एग्रीड हो बाय द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो ठीक है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये सब चीज़ें जो है हमने देख ली। ओके, अब अगला एन अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको भी कट कर देते हैं, कट ही कर ही दिया है वैसे इसको। एन अपीलेट ट्रिब्यूनल कंसिस्टिंग 2 मेंबर, अपीलेट ट्रिब्यूनल में 2 मेंबर है। ठीक है, was formed to hear the appeal preferred by Hari, being agreed by the order of the AA. 2 members of the bench differ in opinion on the particular point. तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, वही जब डिफर इन ओपिनियन है। देखो, डिसीजन तो मेजॉरिटी के बेसिस पे लिया जाता है, पर अगर ठीक है डिफर इन ओपिनियन है, मेजॉरिटी नहीं हो रहा है, तो वो पॉइंट्स रेफर करते हैं चेयरपर्सन को। अब चेयरपर्सन को वो रेफर करते हैं, या तो चेयरमैन जो है उसको, या तो वो हियर करेंगे सच पॉइंट्स को, या तो रेफर करेंगे केस सच अदर टू थर्ड मेंबर। तो यही इधर लिखा हुआ है, चेयरपर्सन या तो हियर करेगा या रेफर करेगा सच अदर मेंबर को। फिर मेजॉरिटी कैसे डिसाइड होगी, दोज हु हैव हर्ड, तो दोज हु हैव हर्ड द केस इंक्लूडिंग दोज हु फर्स्ट हर्ड, तो जिसने अभी सुना, जिसने पहले सुना था, तो मेजॉरिटी ऑफ अ मेंबर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। ठीक है, ये सब है चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आया ही देखो 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। फिर हैज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी टू स्टेट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस टू द चेयरमैन। हाँ ठीक है, वो चेयरपर्सन को बताओ
विल एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38। तो ईजी था, कुछ ऐसा खास नहीं था, ठीक है। अब क्या लिखा है, हाउ अ ट्रायल अंडर पंबला इज कंडक्टेड इन स्पेशल कोर्ट। ट्रायल कैसे कंडक्ट होता है, तो ट्रायल कंडक्ट होता है, ये क्या है, हाउ द ट्रायल कंडक्ट इन स्पेशल कोर्ट, ये ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन इन द सेंस कि इसने पूछा ट्रायल के रिस्पेक्ट में ही पूरी चीज़ पूछ ली इनने। तो क्या पूछ लिया कि हाउ अ ट्रायल अंडर पंबला कंडक्टेड इन स्पेशल कोर्ट, ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हो जाता है। तो अगर हम देखें तो क्या बोला है, सेक्शन 44 ऑफ पंबला डील्स विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट। तो सेक्शन 44 ऑफ पंबला डील विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट। तो डील करता है विद प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट। तो ये जो ऑफेंस जो स्पेशल कोर्ट में ट्रायबल होते हैं उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। नॉट विथ एनीथिंग कंटेन इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 एंड शेड्यूल्ड ऑफेंस कनेक्टेड टू द ऑफेंस अंडर दैट सेक्शन। तो ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 एंड एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस, जो अपन ने इधर लिखा था, ऑफेंस अंडर सेक्शन 4 और शेड्यूल्ड ऑफेंस, ठीक है, and any scheduled offence connected to the offence under that section shall be triable by the special court constituted for the area। ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट कैन ऑल्सो ट्राई शेड्यूल्ड ऑफेंस, ये अपन ने लिखा था, कनेक्टेड टू द ऑफेंस दैट ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 एंड शेड्यूल्ड ऑफेंस कनेक्टेड टू द ऑफेंस अंडर दैट सेक्शन शैल बी ट्रायबल बाय द स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट में ट्रायबल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द एरिया, वो स्पेशल कोर्ट जो उस एरिया के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूटेड है, ये अपन ने पढ़ा था। जिस एरिया में ऑफेंस हुआ है, स्पेशल कोर्ट में अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय अथॉरिटी ऑथराइज इन दिस बिहाफ, द स्पेशल कोर्ट में अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय अथॉरिटी मेड इन दिस बिहाफ अंडर दिस एक्ट टेक कॉग्निजेंस। क्या लिखा हुआ है कि ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 एंड शेड्यूल्ड ऑफेंस। तो स्पेशल कोर्ट में अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय एन अथॉरिटी, तो स्पेशल कोर्ट में अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय एन अथॉरिटी ऑथराइज इन दिस बिहाफ अंडर दिस एक्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 3। तो स्पेशल कोर्ट ने में अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय अथॉरिटी ऑथराइज इन दिस बिहाफ अंडर दिस एक्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया ऑफेंस का अंडर सेक्शन 3। ठीक है, तो ऑफेंस क्या है, पनिशेबल अंडर 4, शेड्यूल्ड ऑफेंस वो ट्रायबल होते हैं, ठीक है। कंप्लेंट करी अथॉरिटी ने अंडर दिस बिहाफ, अथॉरिटी ऑथराइज इन दिस बिहाफ अंडर दिस एक्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस विदाउट एक्यूज बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल प्रोवाइडेड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब यही है कि इधर अपन ने क्या किया कि स्पेशल कोर्ट ने अपॉन अ कंप्लेंट जो है कॉग्निजेंस लिया ऑफेंस का। तो लिखा हुआ ये है कि अगर आपने स्पेशल कोर्ट ने कंप्लेंट करी है, मे अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय अथॉरिटी, स्पेशल कोर्ट के पास कंप्लेंट आई है मेड बाय अथॉरिटी, टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 विदाउट एक्यूज बीइंग कमिटेड टू द ट्रायल। अब प्रोवाइडेड डेट आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब वही है कि कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इफ नो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेड आउट, द सेड अथॉरिटी, यही जो अथॉरिटी है जिसने कंप्लेंट करी थी वो सबमिट करेगी क्लोजर रिपोर्ट। तूने ही करा ना, तू ही क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर। तो ये हमने बात करी, ठीक है, कि वो शेड्यूल 4 के ऑफेंस है, वो शेड्यूल 4 के ऑफेंस को ट्रायल करते हैं और ऑफेंस अंडर सेक्शन 4 के भी ट्रायल को ऑफेंस करते हैं और शेड्यूल ऑफेंस को भी ट्रायल करते हैं, ठीक है। इफ़ द कोर्ट हैज़ विच हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंस, अगर कोर्ट ने ले लिया है कॉग्निजेंस ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस इज अदर देन स्पेशल कोर्ट, वही कि अगर कॉग्निजेंस अगर दूसरे कोर्ट ने लिया है, देन ऑन एप्लीकेशन टू सच कोर्ट, हम उस कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे, ठीक है, वो केस ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो टेक कॉग्निजेंस, तो एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन देगा अथॉरिटी, ठीक है, एंड ऑन रिसिप्ट ऑफ सच केस वो केस ट्रांसफर हो जाएगा, वो ऑन रिसिप्ट ऑफ सच केस स्पेशल कोर्ट में डील होगा फ्रॉम द स्टेज एट विच इट इज़ ट्रांसफर्ड। तो ये सब अपन ने देखा। और स्पेशल कोर्ट वाइल ट्राइंग द शेड्यूल्ड ऑफेंस और द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग शैल होल्ड ट्रायल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सीसीपी एज इट अप्लाइज टू अ ट्रायल बिफोर कोर्ट्स ऑफ सेशन। तो ट्रायल को होल्ड भी कर सकता है, शैल होल्ड ट्रायल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सीसीपी एज इट अप्लाइज टू अ ट्रायल बिफोर कोर्ट्स ऑफ सेशन। जैसे सेशन कोर्ट में ट्रायल होल्ड होता है वैसे इधर भी ट्रायल होल्ड हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल, ठीक है, क्वेश्चन था, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, वो हमने देख लिया। मई 15 में क्वेश्चन आया था, वो हमने देख लिया। चलो क्या है और, मिस्टर गैम्बलर हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस फॉर अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट 3 साल फॉर मोर देन 3 ईयर। देखो अरेस्ट हुआ है मोर देन 3 ईयर के लिए, ये रिलीज हो सकता है क्या बेल के लिए? हाँ रिलीज हो सकता है क्या? पहले देखो ये कॉग्निजेबल और एक्यूज ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इम्प्रिजनमेंट मोर देन 3 ईयर के लिए। अब
बेल पे रिलीज हो सकता है, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर फिर अपोज करेगा। ये सब बातें हैं। और अपोज करके अपोज करने के बाद भी अगर कोर्ट को लगता है कि ये गिल्टी नहीं है एंड ही विल नॉट कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन बेल, तो उसको फिर बेल पे ले जा सकते हैं। एक्सेप्शन ये है, वही एक्सेप्शन में सिक इन्फॉर्म और पर्सन जिसने कमिट किया है मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ लेस देन 1 करोड़, तो गैम्बलर कैन बी रिलीज ऑन बेल। ठीक है, ईजी था, इतना कुछ खास नहीं था। अब देखो क्या बोला है, मिस फरीदा विथ एन इंटेंट टू डिसीव द पब्लिक। अब ये फरीदा, मिस फरीदा वुमेन है विथ एन इंटेंट टू डिसीव द पब्लिक, पर्सनेट हरसेल्फ एज अ पब्लिक सर्वेंट। वो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट बता रही है, उसने अपनी पोजीशन मिसयूज करी है, गेन करा है मॉनेटरी बेनिफिट। अरेस्ट हुई है फॉर कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर। इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर का है, तो वुमेन होगा तो भी क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर का है, मोर देन 3 ईयर तो है नहीं, इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर का है। आप एक्सेप्शंस में इनको तब लाओगे जब मनी लॉन्ड्रिंग में आएंगे। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग में ही नहीं आते हैं, क्योंकि 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग में आते फिर हम बोलते कि वुमेन है, तो ऐसे केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तो एप्लीकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही बेल पे ले जा सकते हैं। ठीक है, पर इधर तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में ही नहीं आते। नो पर्सन एक्यूज फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर अ टर्म मोर देन 3 ईयर अंडर पार्ट ए। तो क्या लिखा हुआ है, अंडर 45, अंडर सेक्शन 45, ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। इट इज प्रोवाइडेड नॉट टू स्टेटिंग एनीथिंग कंटेंट इन CCP। नो पर्सन एक्यूज्ड फॉर एन ऑफेंस punishable for a term of imprisonment for more than 3 years under part A of the schedule shall be released। तो पहले तो उन्होंने पूरा बताया कि किसी भी पर्सन को रिलीज नहीं कर सकते एक्सेप्ट ऑन द कंडीशंस। 1 सेकेंड, क्या लिखा हुआ है, एज पर 45 द ऑफेंस अंडर द एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। इट इज प्रोवाइडेड दैट नॉट स्टेटिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नो पर्सन एक्यूज्ड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर अ टर्म। तो कोई भी पर्सन जो एक्यूज है फॉर एन ऑफेंस मोर देन 3 ईयर का, उन पर्सन को, ठीक है, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस शैल बी रिलीज ऑन बेल। किसी भी पर्सन को बेल पे रिलीज नहीं कर सकते जो इनका मोर देन 3 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है। तो ये लिखा हुआ है, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, जो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस है उनको 3 साल के बेल, जो एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस है इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफेंस पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 3 ईयर, इनको बेल पे नहीं कर सकते एक्सेप्ट अगर आपने वो करके रखा हो। एक्सेप्ट क्या, कि कंडीशंस पूरी करी हो, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया, उसने अपोज किया है, और फिर भी अगर कोर्ट को लग रहा है कि वो गिल्टी नहीं है एंड ही विल नॉट कमिट एनी ऑफेंस या अवॉइड ऑन बेल। ठीक है, तो पर इधर तो जो है फरीदा शेल नॉट बी लायबल फॉर अरेस्ट अंडर पमला में अरेस्ट ही नहीं होगी। ये उन्होंने पूरा प्रोविजन बता दिया, पर ये बता दिया कि पमला में अरेस्ट ही नहीं होगी। मिस फरीदा शेल बी लायबल फॉर पर्सनेटिंग हरसेल्फ एज अ पब्लिक सर्वेंट इन अदर लॉ। वो लायबल होगी अदर लॉ में, आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द प्रेडिकेट ऑफेंस। पमला से ही बाहर है ये तो। MTB अगस्त 18 में आया है। कर लिया इसको नोट डाउन, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया है। अब ये हमने बातचीत कर ली है। अब आता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। काटो इसको भी, क्वेश्चन को इतना खास नहीं। अब देखो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट पर क्वेश्चन है, समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि मनोरंजन एन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज अ व्यू दैट इंपॉर्टेंट एविडेंस इज अवेलेबल इन फॉरेन कंट्री। डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है ये, इंपॉर्टेंट एविडेंस फॉरेन कंट्री में अवेलेबल है, विथ विच एग्रीमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड। इनके साथ एग्रीमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंटर्ड है। एडवाइज मनोरंजन फॉर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अबाउट द प्रोसीजर टू बी फॉलो। ठीक है, और हाउ आर ट्रायल कंडक्टेड इन स्पेशल कोर्ट। तो ये तो अपन ने देख लिया है, ट्रायल स्पेशल कोर्ट में जो कंडक्ट होता है। बाकी जो प्रोसीजर है ये हमने प्रोसीजर पढ़ के रखी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि एप्लीकेशन देंगे स्पेशल कोर्ट को, फिर स्पेशल कोर्ट जो है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा कॉन्ट्रैक्टिंग कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को। ठीक है, लेटर ऑफ फैक्ट में होगा कि आप इसको फैक्ट को एग्जामिन कर लो, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि फास्ट फॉरवर्ड स्टेप्स ले लो जो हमने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में बोल के रखा है, और सारे फॉरवर्ड कर दो हमको सारे एविडेंसेस। और ट्रायल जो स्पेशल कोर्ट में होता है वो बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन था, वो अपन ने देख लिया। एक क्वेश्चन, नारायण ने विलफुली फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी है। लो, अब जब विलफुली फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो पेनल प्रोविजन क्या है, 2 साल की जेल और 50,000 तक की फाइन। ठीक है,
और फिर एक क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्लेन, और ठीक है, नायरल ने विलफुली फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है एंड रिफ्यूजेस टू गिव एविडेंसेस। एक तो फॉल्सफुली इन्फॉर्मेशन भी दी है और रिफ्यूजेस भी करा है टू गिव एविडेंसेस, मना भी कर रहा है और फॉल्सफुली एविडेंसेस भी दे रहा है, तो दोनों केस में धरा जाएगा। तो अपन ने पढ़ा था कि अगर वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं बुक्स के रिस्पेक्ट में, कि बुक्स प्रोड्यूस नहीं करना, क्वेश्चन को आंसर नहीं करना, समन में नहीं आना, स्टेटमेंट साइन नहीं करना, तो ऐसे केस में भी 500 से 10,000 तक की पेनल्टी है फॉर ईच सच फेलियर। फिर रिकवरी ऑफ फाइन, ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछ लिया, डिफ्यूज़ हो गया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो गया, और मोड ऑफ रिकवरी ऑफ फाइन, ये 4 नंबर में पूछ लिया कि भैया मोड ऑफ रिकवरी क्या है, सब चीज़ें इसने पूछ ली। तो रिकवरी का मोड क्या है, यही, अगर आपने फाइन और पेनल्टी अगर नहीं पे करी है 6 महीने तक, तो सिंपल सी बात है, अगर आपने 6 महीने तक पे नहीं करी है तो डायरेक्ट ऑथराइज ऑफिसर जो है रिकवरी करेगा। टीआरओ जैसे पावर है, शेड्यूल 2 में मैनर दे के रखा है, उस हिसाब से रिकवरी करेगा। अब जे फाउंड गिल्टी ऑफ अथॉरिटी अंडर सेक्शन 13 ऑफ पमला, जे फाउंड गिल्टी बाय द अथॉरिटीज, तो जे फाउंड गिल्टी बाय द अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 13 ऑफ द पमला एंड मॉनिटरिंग पेनल्टी वॉज लेविड। गिल्टी है, मॉनिटरिंग पेनल्टी लगी, पेनल्टी पे नहीं करी, मैकेनिज्म क्या है रिकवरी करने का, ठीक है, यही पूछा है, तो मैकेनिज्म ही पूछा है रिकवरी करने का। 9 नंबर 18 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसी सा क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्शंस विच कैन बी टेकन अगेंस्ट पर्सन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट पर्सन जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में। तो सबसे पहले तो एक्शन है 3 से 7 साल तक की जेल, ठीक है, गिल्टी ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, तो 3 से 7 साल तक की जेल, 3 से 10 साल तक की जेल, ठीक है, अगर ऑफेंस, ठीक है, इज अंडर एनडीपीएस एक्ट। फिर अपन ने तीसरी चीज़ ये पढ़ी कि प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूज में भी अटैच, प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड में भी सीज और फ्रोजन, ठीक है, ये हो सकता है। प्रोसिक्यूशन तो हो सकता है, प्रोसिक्यूशन कन्विक्शन ऑफ एनी लीगल जुरिडिकल पर्सन इज नॉट कंटिंजेंट ऑन द प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये लिखा है प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन ऑफ एन लीगल जुरिडिकल पर्सन इज नॉट कंटिंजेंट ऑन द प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब कि कंपनी को अगर प्रोसिक्यूट करा है या कंपनी को अगर हमने कन्विक्ट करा है, कंपनी पे फाइन लगाया है, तो पर्सन इंचार्ज पे भी लग जाएगा। तो ये तो पॉसिबल एक्शंस तो ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 5 प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूज में बी अटैच, एज पर सेक्शन 18 प्रॉपर्टी एंड रिकॉर्ड में बी सीज्ड और फ्रीज्ड, प्रॉपर्टी एंड रिकॉर्ड में बी सीज्ड और फ्रीज्ड, और प्रॉपर्टी इंक्लूड एनी काइंड, ठीक है, प्रॉपर्टी की तो डेफिनेशन दे के रखी ना, इंक्लूड एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो यूज हुई है इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और अंडर एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस। तो ये चीज़ इधर लिख ली है कि सेक्शन 5 प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूज्ड में बी अटैच्ड, सेक्शन 5 ये बोलता है कि एक्यूज की प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। दूसरा है 17-18 में प्रॉपर्टी ऑन रिकॉर्ड जो है वो सीज और फ्रीज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड यूज इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, और एनी अदर शेड्यूल्ड ऑफेंस, ठीक है। एंड प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन ऑफ लीगल जुरिडिकल पर्सन इज नॉट कंटिंजेंट ऑन द प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन ऑफ इंडिविजुअल। ये भी अच्छा पॉइंट था, तो ये पॉइंट अच्छा है, prosecution and conviction of legal juridical person is not contingent on the prosecution conviction of individual। बस at the end यही बताना था कि अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको भी कट ही कर दो। क्या है इसमें, अपन ने लास्ट में इसको 1 सेकेंड इसको लास्ट में ले ही लिया है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको ले लिया है कि अगर MTP अगस्त 18 में आया था, इसको कर देते पेस्ट, लीगल एक्शंस ना, पॉसिबल एक्शंस, व्हाट आर द पॉसिबल एक्शंस इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। एट द एंड ये क्वेश्चन इधर अपने लिखा, इसको अपने हिसाब से अपने ड्राफ्ट किया, और जो है ये अपना आंसर हो गया ओवर, ठीक है। सो जो है अब एक आखिरी चीज़ है समझने की, वो ये है कि ऑफेंस तो 2 रहते हैं, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, समझने की नहीं बट एक अवेयर है ना कि सेक्शन 4 में जो है ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है, ठीक है, हुएवर कमिट एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। पर अगर ऑफेंस रिलेट टू शेड्यूल, ठीक है, और रिलेट
पैरा टू पार्ट है। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो सारे ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग के, पर अगर ऑफेंस रिलेट टू पैरा टू पार्ट है तो ऐसे केस में आपको जो है कि पर्टिकुलर 3 से 10 साल तक का जो है पर्टिकुलर आपको फाइन लग जाता है और इम्प्रिजनमेंट है, 3 से 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है, फिर फाइन लग जाता है। सो कंप्लीशन ऑफ पमला के सारे हमने प्रोविजंस कंप्लीट करे हैं। होप सो आपको समझ आया होगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। और देखो हम क्वेश्चन देख के हमको लग ही रहा है कि हमने सब कुछ कवर करा ही है, ठीक है। सो वर्क हार्ड एंड अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो।